हेलो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन कंटिन्यू करते हैं अपन, बाकी लोग आते रहेंगे। अच्छा, शॉर्ट नोट्स आ गए हैं तो अगर आप पहला पेज देखोगे तो उसमें पेपर पैटर्न बताया, पेपर नहीं सॉरी, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया है, जिसमें जो पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है इन्होंने, एमटीपी में भी और आरटीपी में भी। और वैसे भी उसका वेटेज 0 to 5% है, तो हो सकता है शायद इस पे क्वेश्चन नहीं जाए, या हो सकता है अगर आए तो वही जो एमटीपी आरटीपी में दिया है, कोर्ट के ऊपर दिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला। सो पहले जब ये कोर्स में नहीं भी हुआ करता था तो मैं ये पढ़ाता ही था, वैसे भी बता देता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। सो ये वैसे भी मैं बताया ही करता था। तो वही वाले पार्ट पे क्वेश्चन है, थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह के नंबर डले हैं, वो आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा कि कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या राइट दिया है, वो सब नहीं भी लिखा तो चलता है। ठीक है। बाकी एक बार उसका, मैंने बोला था आपको, वीडियो डाला हूँ मैंने, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बार रीड कर लेना, बाकी उस पर बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। वैसे भी एक ऑप्शन में आता है, मेरे ख्याल से वो वैसे ही कुछ आएगा जो ऑप्शन में छोड़ा जा सके। सो ये एक है। और बाकी इसमें मिनिस्ट्री वगैरह के बारे में कुछ नहीं पूछा है, वही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है उस पर क्वेश्चन दिखे हैं, एमटीपी और आरटीपी दोनों में। तो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, हाई कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो वो सब पूछ सकते हैं, बेसिक पॉइंट्स। फिर दूसरा तो 0 to 5 यानी 5 मार्क मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 5 मार्क का उस पर पूछा जा सकता है, और नहीं तो शायद नहीं भी आए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 20 से 30% है। और अब क्योंकि इसमें इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी भी जुड़ गया है, वो सब मिला के 20 to 30% है। सो लिखा है 20, बट ऑलमोस्ट 30% तक के आई गई। सो 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपको। उसमें हो सकता है कोई चैप्टर पे शायद क्वेश्चन आए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। जैसे हो सकता है आपको इंडेमनिटी गारंटी पे एक भी क्वेश्चन ना आए, बेलमेंट प्लेज पे कुछ नहीं आए, सिर्फ एजेंसी पूछ लें, ऐसा भी हो सकता है। बट हमको पढ़ना तो पूरा ही पड़ता है, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई छोड़ देंगे टॉपिक, तो सब पढ़ के जाना पड़ेगा। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो ए कैटेगरी क्वेश्चंस हैं, वो तो आपको सबके करना ही है। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 15 से 20%, पार्टनरशिप एक्ट 15 से 20%, यानी 15 से 20 मार्क, पूरा 100 मार्क का पेपर है उस हिसाब से देखे तो। एंड एलएलपी में 5 से 10, जिसमें एक क्वेश्चन वही इसके ऊपर आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन के ऊपर। और पहले तो एक ही क्वेश्चन आता था, अभी दो तक आने की भी संभावना है, बट उसमें ऐसा है ही नहीं कि दो पूछे जाए, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक है इतने सारे, तो उनमें ज़्यादा चांस है। कभी हो सकता है एक आध एग्जाम में कभी दो क्वेश्चन पूछ लें, नहीं तो मेरे हिसाब से उसमें 5-6 मार्क के क्वेश्चन ही आएंगे, 10 मार्क पूछेंगे नहीं। भले ही वेटेज दिया है 5 to 10 मार्क्स, बट वेटेज के हिसाब से 5 मार्क 6 मार्क के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। सो एलएलपी में कंपनीज एक्ट में 15 से 20, क्योंकि छोटा सा एक्ट है, एक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन आपके लेवल पे बहुत कम है इसमें, तो इसीलिए 15 से 20। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 10 से 15, यानी इसमें दो क्वेश्चन पक्के हैं। एक आने वाला है आपको, जो डिसऑनर ऑफ चेक है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 100%। दूसरा आपको जो इंस्ट्रूमेंट के प्रकार है उसके ऊपर आएगा, एम्बिगियस, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, ये दो क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या टाइप्स नहीं, यानी क्या क्या ज़रूरी एसेंशियल एलिमेंट्स है वो। सो जैसे पेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम वगैरह, वैसा कुछ आ सकता है। या बियरर इंस्ट्रूमेंट बना सकते क्या, वो सब पूछ सकते हैं, वैलिड है नहीं है, कंडीशनल रहेगा तो चलेगा क्या, तो ये सब। या मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट प्रॉमिसरी नोट है क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। सो इससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन आएंगे, दो तो मैंने बताए, वो दो टॉपिक पे आएंगे। आएंगे चीने मेरे को पता नहीं होता, बस मैं बोल रहा हूँ आएंगे, चांसेस होते हैं। तो ऐसा थोड़ी पता है कि मैं बता दिया इंस्टीट्यूट ने, शर्मा जी ये क्वेश्चन भेजेंगे हम। सो पता थोड़ी होता है, सो बस एक अंदाज लगता है। तो ये वेटेज जो दिया है थोड़ा वेग है वैसे वेटेज,
क्योंकि 5-5 मार्क के 10-10 मार्क के गैप हैं, तो बहुत वेटेज में बहुत वेगनेस है कि 20 या 30 मार्क का। सो इसीलिए हम बता नहीं सकते। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वेटेज को फॉलो करे बिना क्वेश्चंस आए हैं। पार्टनरशिप एक्ट से कई बार 30-30 मार्क के क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले भी। सो ऐसा भी हुआ है। सो इवन जब 60 मार्क का पेपर होता था तब भी 30 मार्क के क्वेश्चन पार्टनरशिप से आए, ऐसा भी हो चुका है पहले। सो चांसेस होते हैं ये पैटर्न एकदम वैसा का वैसा फॉलो नहीं भी हो तो चलता है। कई बार ऐसा होता है कि वैसा का वैसा नहीं होता। फिर हम जो पढ़ रहे थे उस पर वापस आते हैं। कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज के फीचर क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं वो देखना है सबसे पहले तो। सो कंपनी की डेफिनेशन वगैरह कोई काम की नहीं है। कंपनी को डिफाइन किया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो कंपनी नहीं है। तो हमारे लिए कंपनी की डेफिनेशन बड़ी ही सीमित हो जाती है। फॉरेन कंपनीज कंपनी नहीं होती, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज कंपनी में नहीं आती। बट फिर भी कंपनीज एक्ट उनको अप्लाई होता है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट किस किस को अप्लाई होता है। सेक्शन 1 क्लॉज 4 बताता है इट एक्सटेंड्स टू ऑल द क्लासेस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिक कंपनीज, इनको भी अप्लाई होता है। क्योंकि ये अलग से लिखना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि ये कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती, ये रजिस्टर होती है इनके एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। लेकिन ये नहीं लगेगा इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ देयर स्पेशल एक्ट। किसको अप्लाई नहीं होता, तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, ट्रस्ट और सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह, इनको अप्लाई नहीं होता। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में वो वाले को लगता है जिनका खुद का एक्ट है, जैसे कि वो वाले जो स्पेसिफाई किए गए उनको लगता है, जो स्पेसिफाई नहीं किए गए उनको नहीं लगता। सो आपको ये एग्जाम के लिए कहीं पूछा नहीं जाएगा अप्लाई किसको होता है किसको नहीं होता, बट फिर भी पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। बाकी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ये फीचर्स पे आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली केस स्टडी बना के पूछी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई केस दे देंगे और उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको पूछा जाएगा। सो कंपनी को डिफाइन किया है, मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बट इसके फीचर्स से हमको समझता है कंपनी क्या है, क्योंकि डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है समझाने के लिए। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं ये ध्यान रखने। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें लोग शेयर्स लेते हैं, मैक्सिमम लायबिलिटी जितने शेयर्स रहेंगे उतने तक लायबिलिटी उनकी चलती है। अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड है तो उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, लेकिन एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम, जब तक वाइंडिंग अप कमेंस नहीं होता तब तक के लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। ठीक है। सो लिमिटेड लायबिलिटी, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो शेयर्स होंगे, लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है, आगे देखेंगे अपन, और अनलिमिटेड होती हैं। दूसरा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दैट मीन्स ये हमेशा रजिस्टर्ड होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी का निर्माण नहीं होता। जैसे पार्टनरशिप का निर्माण हो जाता है बाय मियर एग्रीमेंट, यहाँ पे निर्माण करने के लिए कंपलसरी होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, जिसमें आपने दो केसेस पढ़े थे, एक सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड का, दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का। सो ये दोनों केसेस बताते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को। तो आपके लिए एग्जाम्पल वो केस लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने देखा था, एक तो ली वाला एग्जाम्पल है, ली वाला स्किप करते हैं, अपन सॉलमन का एग्जाम्पल लेते हैं। सॉलमन होता है, उसकी एक वाइफ होती है, तो जनरली एक होती है, 4 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है। इसका एक बिजनेस होता है, जूते का कारखाना। ये क्या करता है, बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो बिजनेस को, चलते फिरते बिजनेस को ट्रांसफर कर देता है टू अ कंपनी, सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड, और बदले में इससे ले लेता है शेयर्स। खुद पूरे शेयर्स होल्ड करता है, एक एक शेयर अपने बीवी बच्चों को दे देता है। फिर साथ में डिबेंचर्स भी ये इशू करवा लेता है 10,000 के, और बाकी का बैलेंस जो अमाउंट होता है वो कैश में रिसीव कर लेता है। बाद में बिजनेस वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स से गुड्स खरीदे जाते हैं और इनको पैसा देना बचा होता है, तो गुड्स ले लिए इनसे,
और इनको पैसा पे करना ड्यू है। अब यहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन आ गया एक जनरल ट्रेड डिप्रेशन। ट्रेड डिप्रेशन के चलते ये जो कंपनी होती है, कंपनी डूबने लगती है। जब कंपनी डूबने लगती है तो क्रेडिटर्स चले आते हैं पैसा मांगने। क्रेडिटर जब पैसा मांगते हैं कंपनी से तो साथ में सॉलोमन भी आ जाता है। सॉलोमन बोलता है हाँ भाई हमारा पैसा दे दो। सॉलोमन को बोलते हैं तुम्हारा पैसा नहीं, पहले हमारा पैसा मिलेगा। लेकिन सॉलोमन बोलता है कि देखो भाई मैं डिबेंचर होल्डर हूँ, एंड बीइंग अ डिबेंचर होल्डर मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूँ। सो तुम्हारे पहले मेरा अधिकार है, तुम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो। जब कोर्ट में केस जाता है ये लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे सॉलमन अपना खुद का पैसा वापस ले रहा है। सो इसको पहले पैसा नहीं मिलना चाहिए, आखिर में मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद ओनर है। लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, ये व्यक्ति अलग है और कंपनी अलग है। बीइंग अ सेपरेट पर्सन ही कैन ऑल्सो बी अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सो एक क्रेडिटर होने के नाते इसको पहले क्रेडिटर का जो पैसा है वो मिलेगा डिबेंचर्स का, फिर इनको पैसा मिलेगा, और फिर अगर बचा तो इनको शेयर्स का पैसा वापस मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये थी यहाँ पे पैसा बचा ही नहीं था। पैसा बचा था कुछ 8,000 रुपए। अगर यहाँ पे ये 8,000 इसको पे कर दिए तो क्रेडिटर्स को भी पैसा नहीं मिल रहा था, और इसीलिए इन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। तो कोर्ट ने बोला फिर भी कि कंपनी अलग है और ये व्यक्ति अलग है। बिल्कुल ऐसे ही ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस देखा आपने, जिसमें एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस किया जाता है इंक्लूडिंग ली। कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बोल देती है कि ली तो एम्प्लॉय नहीं है, वो तो एम्प्लॉयर है। लेकिन कोर्ट ने बोला बीइंग अ सेपरेट पर्सन ही कैन ऑल्सो बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिसमें वो चीफ पायलट भी था और डायरेक्टर भी था। सो ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअली पूरा लॉ ऑफ कॉरपोरेशन इसी के ऊपर आधारित है। पूरा जो कानून बना है कंपनीज एक्ट, वो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही बना है। फिर यहाँ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होती है। ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल अलग लोग होते हैं जिन लोग कंपनी का निर्माण करते हैं, और मैनेजमेंट अलग लोगों के हाथों में होता है। इसका डायग्राम नहीं बनाते, पता है आपको, बनाया था मैंने कि कंपनी को बनाते हैं ये लोग, फिर इसको बनाने के बाद चलाने के लिए इसको अपॉइंट कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इंडिविजुअली इनको डायरेक्टर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ बहुत से लेम से जोक भी मारा था मैंने आपको, बोर्ड, बोरिंग, बोरिंग, बहुत बेकार वाले जोक। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनरशिप ऑफ एंड मैनेजमेंट में सेपरेशन होता है। ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल अलग लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी का निर्माण किया, और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग होते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हम सब मेंबर्स हैं, ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल है, लेकिन हमने बोला हम कहाँ चलाएंगे, हमने मुकेश को बोला मुकेश भाई ये चला लेना। ऐसा नहीं बोल सकते मुकेश भाई को, मुकेश भाई है तो मुकेश भाई को बोले चला लेना, तो मुकेश भाई ने वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टर्स कहलाते हैं। कॉमन सील अब ऑप्शनल है। पहले जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो कंपलसरी किया था, बाद में तो 2015 में इसको ऑप्शनल कर दिया। परपेचुअल सक्सेशन होता है इसमें, कंपनी को अमरत्व प्राप्त हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी को किसी के आने जाने, जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती है और चलती रहती है किसी के आने जाने के बाद भी। सो ये भी मैंने आपको बताया था। इस पे भी बहुत ही बेकार बेकार से जोक्स मारा था मैंने। कंपनी में फीलिंग नहीं होती, फीलिंग तो समोसे में होती है, मोमोज में होती है, तो ऐसे वाले। तो परपेचुअल सक्सेशन पे लेकिन क्वेश्चन आता है कि 4 दोस्त है, गाड़ी चला रहे थे, जाके कहीं पे ठोक दिए, चारों गचक गए। अब वो चारों ही मेंबर्स और शेयर होल्डर थे, डायरेक्टर थे, वो चारों के अलावा कोई था ही नहीं कंपनी में। अब कंपनी खत्म हो गई या बची, तो कंपनी बची है, कंपनी खत्म नहीं होती। तो इनकी डेथ के बाद जो नए लोग हैं, जो इनके वारिसदार है, ये लोग शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, दे विल अपॉइंट द डायरेक्टर्स, और कंपनी वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी, इसमें मकोड़े का एक केस देखा था आपने, नाम है उसका मकोड़ा। सो मकोड़ा वर्सेस नॉर्थर्न अश्योरेंस कंपनी। उसने कंपनी का टिम्बर खुद के नाम से इंश्योर कराया था, टिम्बर, टिंडर नहीं, टिम्बर, तो इंश्योर कराया था खुद के नाम से। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वो वैलिड ही नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज ही हैज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बीइंग अ सेपरेट पर्सन, शेयर होल्डर, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी हैज सेपरेट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिर कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, इट इज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कंपनी के जरिए हम एंड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा है बेसिक पॉइंट्स। बॉडी कॉर्पोरेट कोई काम का नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स हर वो चीज जिसकी सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील है।
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब इसी कॉन्सेप्ट को, जो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसी को हम एक नाम और देते हैं कॉर्पोरेट व्हील कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है कंपनी इज ए सेपरेट पर्सन और इसको बनाने वाले चलाने वाले लोग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभी इस व्हील को, व्हील का मतलब बताया था मैंने आपको घूंघट। सो ये घूंघट जो है, इसका फायदा उठा के कुछ गलत काम किया जाता है, यानी वैसा फायदा नहीं, घूंघट घूंघट जो है या जो भी व्हील है वो उसके पीछे छुप के फ्रॉड वगैरह करते हैं। कई बार डायरेक्टर्स बोलते हैं कि फ्रॉड वर्ड करना है, कंपनी बना लो, फ्रॉड करते हैं। जब कल चलकर कोई क्लेम करने आएगा तो बोलेंगे हमने थोड़ी किया, कंपनी सेपरेट एंटिटी उसने की। तो ऐसे केस में चलेगा क्या? तो नहीं, ऐसे केस में हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करते हैं। सॉलोमन के केस में क्यों नहीं लिफ्ट हुई थी? क्योंकि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा था। नॉर्मल केस में लिफ्ट नहीं होती, नॉर्मल केस में कंपनी अलग ही है, उसको बनाने वाले चलाने वाले लोग अलग ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस जहां पे हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, वहां पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जा सकती है। इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो आता है, आने वाला है यानी आता है। टैक्स इवेजन, इस पे दिया है शायद, टैक्स इवेजन पे दिया है। केस ये वाला नहीं दिया है, आप ये वाला भी केस लिखोगे तो चलेगा। उसमें गिलफोर्ड मोटर्स का केस दिया है, बट आप ये भी केस लिखोगे तो चलेगा। आरटीपी में आया है ऐसा एक क्वेश्चन। सो टैक्स इवेजन, जिसमें आपने देखा था सर दिनशा मानिक जी पेतीत थे, इन्होंने 4 कंपनी बनाई थी, ए बी सी डी, और इन्होंने पूरे इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर कर दिए। इनकम आई, इनकम कंपनीज के नाम से आई थी, फिर कंपनी के नाम से जो इनकम आती है वो इसको लोन के रूप से ले लेते हैं और ये कभी रीपे भी नहीं करते हैं। कोर्ट ने देखा कि ये कंपनीज को बनाने का मकसद क्या है, कि अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना, अपनी इनकम डाइवर्ट कर रहा है ये दूसरी कंपनी के नाम से ताकि उसको टैक्स कम आए। कोर्ट ने देखा कि ये गलत है और इसीलिए चारों कंपनीज की कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई। दैट मीन्स इनको सेपरेट एंटिटी नहीं माना गया। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या है? डिसरिगार्डिंग सेपरेट एंटिटी। तो इसको सेपरेट एंटिटी नहीं माना गया और सबकी व्हील लिफ्ट की गई, सबका पैसा जोड़ा गया और सर दिनशा मानिक जी पतित को जो बढ़ी हुई इनकम थी उस पर टैक्स देने को बोला गया। सो ये एक्चुअल केसेस हैं, सर दिनशा मानिक जी पतित या फिर सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी मिल्स, कोई भी आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। फिर टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, वो मकान बेचना चाह रहा था, बट बाद में उसका मन बदल जाता है, अब वो चाहता है मैं मकान न बेचूं, इसीलिए वो क्या करता है, कंपनी बनाता है, इस कंपनी को ये हाउस ट्रांसफर कर देता है। जब बी आता है क्लेम करने तो ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, क्योंकि जो चीज मेरी है ही नहीं वो मैं नहीं बेच सकता, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। जब बी पता लग करता है तो पता लगता है कि ए ने ही ये कंपनी बनाई है और इसका और कोई मकसद ही नहीं है। सो वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ए और कंपनी दोनों को डायरेक्ट किया गया टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। यहां भी कंपनी को अलग नहीं माना गया, कंपनी के एसेट को ए के एसेट माने गए और इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने बोला गया। ये दूसरा केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, या कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारी नहीं पूरी करना चाहते हैं तो इसीलिए हमने कंपनी बना के मकान उधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा, जब हमको देखना है दुश्मन कंपनी है या दोस्त कंपनी है, इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस था, आपको याद भी होगा, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जिसमें एक कंपनी होती है यूके में जो लंदन में रजिस्टर्ड होती है, मान लो ए, और दूसरी कंपनी होती है बी। ये दोनों के बीच में रेगुलर ट्रेड होते रहते हैं। बी गुड्स देती है और पैसा लेती है, लेकिन ये पैसा जो है तुरंत नहीं होता, उधारी पे होता है। बी जो होती है ना, ये भले ही रजिस्टर्ड इन यूके होती है, लेकिन इसके जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स हैं ये लोग होते हैं जर्मन के। तो जर्मन का एक गंज होता है, एक मेटल है, नहीं वो नहीं, वो जर्मन अलग है। तो जर्मन यानी जो जर्मनी के लोग हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है 1914। तो उस टाइम यहाँ पे ये दोनों देश के बीच में, यूके और जर्मनी के बीच में जंग छिड़ गई, वॉर हो गई। जब वॉर चालू हो गई तो ए कंपनी मना करती है बी कंपनी को कि हम ये पैसा तुमको पे नहीं कर सकते। बी कंपनी क्लेम करती है कि क्यों, पैसा तो पे करना चाहिए क्योंकि तुमने गुड्स खरीदे, लेकिन ये बोलते हैं तुम हमारे दुश्मन हो, जर्मनी के लोग हो, और जर्मनी और यूके का झगड़ा चल रहा है इसलिए हम तुमको पेमेंट नहीं कर सकते, इट विल अमाउंट टू ट्रेडिंग विद एनिमी।
जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड होती है वहां की होती है, लेकिन जब हमको देखना है क्या कंपनी दोस्त या दुश्मन है तो हम इनको देखेंगे, जो लोग इसके पीछे हैं। सो इसकी हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करते हैं और फिर इसके पीछे जो लोग इसको चला रहे हैं या बना रहे हैं उन लोगों को देखा जाता है और उनको फिर लायबल ठहराया जाता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे इनको, क्योंकि ये दुश्मन थे, अब लायबिलिटी की बात नहीं है, दुश्मन है, इसीलिए इन लोगों को देखते हुए इसको भी हमने दुश्मन माना। तो ये दूसरा केस है, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन। सो 1916 का केस है, 1914 में ये एक्चुअली केस हुआ था और 16 में डिसाइड हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात है। फिर टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन, अब ये पूरा डीप में नहीं जाते, आपको मैंने बोनस का एक एग्जांपल दिया था, बोनस ना पे करना पड़े इसीलिए कंपनी बनाई गई थी सब्सिडरी और उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया था। फिर टू डिटरमाइन टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये एक ऐसा केस जहाँ पे फायदे के लिए कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई थी। आपको याद होगा मैं बताया था एक कंपनी बनाई थी न्यू हॉराइजन्स इंडिया, न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड, जिसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे जो कि ऑलरेडी इसी बिजनेस में काम कर रहे थे। जब इसको टेंडर अलॉट नहीं किया गया ये बोलते हुए कि तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कंपनी ने बोला कि इनका एक्सपीरियंस काउंट करना चाहिए और कोर्ट ने भी बोला कि यस, द एक्सपीरियंस ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर शुड बी काउंटेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी एंड इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन। वैसे ही एक केस और था, व्हेन द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड टू एक्ट एज एजेंट। जैसे एक कंपनी थी, ये कंपनी ने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी से लाइसेंस लेने के लिए एक सेपरेट एजेंट बनाया एंटिटी और इसके थ्रू लाइसेंस अप्लाई किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लाइसेंस इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ये डी बार्ड थी, अगर ए खुद से लाइसेंस अप्लाई करती तो उसको लाइसेंस नहीं मिला होता, इसलिए उसने बी बनाई और उसके थ्रू लाइसेंस अप्लाई किया। लेकिन कोर्ट ने बोला हम इन दोनों कंपनी को सेपरेट नहीं मान के वन कमर्शियल यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो ये ट्रक के लाइसेंस वाला जो एग्जाम्पल था वो है। अब ये जितनी भी कंपनीज होती है एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, काइंड्स ऑफ कंपनीज बताता है। सो एक काइंड्स ऑफ कंपनी में 3 प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला पब्लिक कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी, तीसरी ओपीसी। ओपीसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस बार, दिया हुआ है आरटीपी में कि 1 पर्सन कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो सीधा सीधा। सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इजी है, कैरेक्टरिस्टिक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये है। फिर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी, ये तीनों ही कंपनीज आगे चल के और क्लासिफाई कर सकते हैं हम एज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। फिर लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड को अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं एंड हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सो ऐसा कर करके 4 प्रकार से 5 प्रकार से कंपनीज बन सकती है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी शेयर कैपिटल, पब्लिक गारंटी नो शेयर कैपिटल, पब्लिक अनलिमिटेड शेयर कैपिटल, पब्लिक अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल। वैसे ही प्राइवेट कंपनी 5 प्रकार की, ओपीसी 5 प्रकार की। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन हो जाता है सेक्शन 3 के हिसाब से। सेक्शन 3 बोलता है कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन्स इफ इट इज टू बी फॉर्म्ड एज अ public company by 2 or more persons if it is to be formed as a private company and by 1 person if it is to be formed as a 1 person company। फिर साथ ही साथ इट में भी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। एक सेक्शन 3A इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3A बोलता है अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या कम हो जाती है, समझो 7 मेंबर्स थे, बाद में यहाँ पे 2 मेंबर्स की डेथ हो गई तो बचे 5 मेंबर्स, तो इनको 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर इन्होंने फिर से बढ़ा देना चाहिए 2 मेंबर्स। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो इसके बाद सबकी लायबिलिटी इंडिविजुअल, जॉइंट एंड सेवरल, पर्सनल हो जाएगी। सो ये सेक्शन नंबर 3A बताता है। ठीक है, तो ये देखा है आपने, याद होगा आपको। अब लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड बाय शेयर्स तो सिंपल होती है, जिसमें शेयर खरीदे जाते हैं। जैसे मैं अगर समझो 10,000 शेयर खरीद रहा हूँ 10 रुपए के, तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। इसमें से ऑलरेडी मैंने पे कर चुका हूं, समझो 10,000 शेयर्स पे 6 रुपया, दैट मीन्स 60,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो बची हुई लायबिलिटी है 40,000 की।
जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बचा होता है उतनी लायबिलिटी बची रहेगी। मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर होती है। लिमिटेड बाय गारंटी हम तब बनाते हैं जब एक कंपनी को हमको शुरू में कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमको चैरिटी वगैरह करना है, तो हम गारंटी वाली कंपनी बनाते हैं। इसमें शेयर कैपिटल रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर गारंटी का अमाउंट लिखा हुआ है तो गारंटी का अमाउंट मंगाया जा सकता है ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, उसके पहले नहीं मंगाया जा सकता। वैसे ही अनलिमिटेड कंपनी में लिमिट नहीं होती। यहाँ लिमिटेड बाय गारंटी में समझो 1 लाख की हमने लिमिट लगाए हैं तो मैक्सिमम लायबिलिटी 1 लाख होगी। साथ में अगर शेयर कैपिटल भी होल्ड कर रहे हैं 1 लाख का तो ये भी एडिशनल लायबिलिटी रहेगी। और अनलिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कितने भी पैसे रिकवर किए जा सकते हैं फ्रॉम एनी मेंबर, लेकिन अ मेंबर कैन कंपेल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर मेंबर्स। इस पे भी क्वेश्चन दिया है, एमटीपी या आरटीपी कोई एक में दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि एक अनलिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी का एक शेयर होल्डर है, अब एक क्रेडिटर है जो शेयर होल्डर से क्लेम करना चाहता है, तो क्या वो क्लेम कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी से ही बंधी होती है जब तक कि वो चल रही है। हाँ, अगर वाइंड अप होगी तब हम क्लेम कर सकते हैं। सो वाइंडिंग अप नहीं होती जब तक के, तब तक के क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त बहुत डीप में बता चुका हूँ, तो अभी मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ नहीं बताता। बाकी विद पूरे एग्जाम्पल बताया हूँ मैंने कि हम चैरिटी के लिए कंपनी बना रहे हैं, पैसे डोनेशन लेंगे, फिर हम अच्छा काम करेंगे, गरीब बच्चों को किताबें बांटेंगे, पूरा एग्जाम्पल बताया हूँ। आपके पास बने भी होंगे इनके सब एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे अब उतने डीप में नहीं जाते क्योंकि रिविजन कर रहे हैं अपन। सो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अनलिमिटेड कंपनी हो या गारंटी हो, दोनों केसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होती है? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर वाइंडिंग अप चालू नहीं हुआ है तो फिर लिमिटेड ही लायबिलिटी रहेगी। अगर वाइंडिंग अप नहीं चालू हुआ तो आप किसी भी पर्सन को, मेंबर को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। तो अनलिमिटेड में अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर वाइंड अप करना चालू हो गया तब सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। साथ ही साथ अगर वाइंडिंग अप में एक व्यक्ति से आपने पूरा पैसा रिकवर किया तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो बाकी के लोगों से कंपेल कर सकता है कंट्रीब्यूशन। जैसे 4 मेंबर थे, एक मेंबर ने 1 लाख रुपए पे किया तो बाकी के तीनों मेंबर से 25-25 हजार का क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ही कैन कंपेल इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो ये सब दिया हुआ है आपको मेन बुक में, यहाँ शॉर्ट में दिया है। सो यहाँ पे इतना सफिशिएंट है अभी। फिर और क्या क्या प्रकार की कंपनीज हो सकती हैं? सो कंपनीज, एसोसिएट कंपनी, ये तो बता दिया, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड कंपनी बता दिया। एसोसिएट, पहले प्राइवेट पब्लिक देख लेते हैं, एसोसिएट बाद में देखते हैं। सो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस बार पूछेंगे क्या पता नहीं, देखते हैं। तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है बट इस बार चांस कम लग रहे हैं। पढ़ के जाना, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं चाहेगा, पढ़ के जाना। तो पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के द्वारा रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी में एक ही रहेगा, बाकी केस में लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। 200 को जब आप काउंट करते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते हैं, एंड जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1, एंड विच प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज पब्लिक को नहीं देना चाहिए। सो ये 3 कंडीशंस प्राइवेट कंपनी की कंपलसरली आपको याद रखना है। और ये आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी केस स्टडी बना के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखा ही आपने दिया हुआ है बुक में, फ्लोरा एंड फाउना लिमिटेड वगैरह ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर पब्लिक कंपनी, बहुत ही बकवास डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब। सो ये दो तो कोई काम के नहीं, बट ये वाला पॉइंट काम का है। प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी, दैट विल बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी है बट विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। सो सब्सिडरी आगे पढ़े हो आपने, जब एक कंपनी है, समझो ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड अगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बन जाती है और ये सब्सिडरी बन जाती है, तो इट विल ऑल्सो बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। कितने लोग चाहिए? तो एटलीस्ट 7% चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं मैक्सिमम नंबर पे, एंड पब्लिक को सिक्योरिटीज दे सकते हो।
नहीं, चेंज नहीं करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में जो लिखा है वो लिखा है, सो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल्स में अभी भी ये लिखा रहेगा कि रिस्ट्रिक्शन है, नंबर ऑफ राइट ऑफ ट्रांसफर पे लिमिट, नंबर ऑफ मेंबर्स की 200 है, तो वो फॉलो करना ही चाहिए। पब्लिक मानी जाती है, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इसको जो रूल्स लगते हैं वो पब्लिक के लगेंगे, जैसे इनको जो कंप्लायंस करना पड़ेगा वो पब्लिक कंपनी का कंप्लायंस रहेगा। इसका ये मतलब नहीं, ये पढ़ाते वक्त ऐसे मैंने बताया था, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लेना है हमको कि आप वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रख देंगे सिक्योरिटीज, किसी को भी सिक्योरिटीज बेचेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल्स में जो लिखा है वो तो फॉलो करना ही चाहिए आपको, बट फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस हम इसको पब्लिक कंपनी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये मेन क्लास में बताया हूँगा वैसे मैंने, उसमें आप एक बार वीडियो में देख लेना, तो बताया ही छूंगा, मैं बताता हूँ जनरली ये चीज। सो ऐसा है। फिर स्मॉल कंपनी दिया है इस बार की एग्जाम एमटीपी में, और बहुत ही गलत आंसर दिया है, बेकार एकदम ही बकवास आंसर दिया हुआ है। सो एक तो सीधा सीधा यहाँ पे 10 करोड़ की जगह 4 करोड़ लिख दिया है, यहाँ पे 100 की जगह डायरेक्टली 40 लिख दिया है, गलत है, ऐसा नहीं लिखना है, तो बहुत ही गलत आंसर दिया है। तो आप देखोगे एक बार एमटीपी तो उसमें दिखेगा बिल्कुल गलत आंसर है, देख के ही समझता है कुछ तो भी भलता ही दिया है। सो होता है कभी कभी इंस्टीट्यूट गलत आंसर्स देता है, तो बहुत सारे बार देखने को मिलेगा आपको, वो देख के आप देखो, मेरे पास है एमटीपी आरटीपी, आरटीपी में है कि एमटीपी में है वो नहीं पता मुझे, शायद एमटीपी में ही है। आंसर सही दो, क्वेश्चंस देखने हैं। चलो क्वेश्चंस, फिर आंसर देखना ही चाहिए आगे तो। एक ही जैसे नाम है, ये है क्वेश्चंस। एक ये है जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जो नो लिमिट प्राइवेट कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी करके बनी है, 10 लाख का कैपिटल भी है। सैम्यूअल ये केस फाइल कर रहा है शेयर होल्डर के ऊपर, मिस्टर इनोसेंट, फॉर रिकवरी ऑफ डेट ऑफ नो लिमिट। लेकिन इनोसेंट बोलता है कि भाई मैं लायबल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक शेयर होल्डर हूँ। क्या सैम्यूअल इससे रिकवर कर पाएगा? आंसर इज नो, जब तक वाइंडिंग अप कमेंस नहीं होता लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, तो वाइंडिंग अप चालू हो जाएगा तो फिर रिकवर कर सकते, तो आपको वैसा क्लियरली लिखना है। ये भी बकवास है, ये डिविडेंड वाला बार बार पूछते हैं ये लोग, 5 साल से प्रॉफिट में है, शेयर होल्डर्स बोल रहे डिविडेंड बांटो, बांटना है क्या, कितने परसेंट दे सकते, तो नहीं दे सकते, कुछ भी पूछते हैं। ये देखो, ये आपके कोर्स में नहीं है, क्यों दिया पता नहीं, वैसे अपने बुक में लिखा हुआ है एक लाइन, बट फिर भी उनने नहीं देना चाहिए। इन्होंने जब मीटिंग बुलाए तो मीटिंग में इन्होंने बोल दिया कि 14 डेज का नोटिस दिया है इन्होंने। अब ये नोटिस का कॉन्सेप्ट आपको है ही नहीं कोर्स में, बट जब भी आरटीपी एमटीपी में होता है तो आपको फिर ध्यान रख लेना चाहिए, उस साल शायद वो आ सकता है। तो वैसे ही आपके कोर्स में नहीं है, एमटीपी आरटीपी में भले ही दिया है, बट ये इंटरमीडिएट के कोर्स में नोटिस कैसे भेजते हैं, ये सेक्शन नंबर 101 है, तो आपको सेक्शन 101 है ही नहीं कोर्स में, तो आपको सेक्शन नंबर 10 तक का ही है, बट कभी कभी खुराफाती करता है इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि ये 14 डेज का नोटिस दे रहा है। वैसे आप अपने बुक में देखोगे वहाँ लिखा है कि इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज नोटिस इज सफिशियंट, सो ये वैलिड है। तो आप अपने बुक में देखना, जो मेन बुक है उसमें लिखा हुआ है ये, मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये मेरे पास एकदम नई वाली बुक है, इसमें है क्या पता नहीं, होना तो चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने हटाया भी था। आपके पास भी जो बुक है उसमें भी दिखेगा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड में, ये वाली बुक में नहीं है, मैंने ये वाले बुक से हटा दिया शायद। 14 डेज नोटिस इज सफिशिएंट फॉर सेक्शन 8 कंपनीज। खैर मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी इस बार दिया है इन्होंने क्वेश्चन, इसीलिए वैसे आना नहीं चाहिए इस पे क्वेश्चन, बट फिर भी इन्होंने दिया है कि ये लोग मीटिंग बुलाना चाहते हैं और 14 डेज का नोटिस दिया। 14 डेज नोटिस का क्या मतलब है कि मीटिंग आपकी यहाँ पे है तो उसके कम से कम 14 डेज पहले बताना पड़ेगा। जनरल रूल लगता है 21 डेज का नोटिस लगता है, 21 क्लियर डेज,
जो आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल पे देखने को मिलेगा ये सेक्शन नंबर 100 में दिया हुआ है, 101 में दिया हुआ है। नोटिस कैसे भेजना है, कितने दिन का नोटिस चाहिए, तो ये वैसे आगे का पार्ट है, आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि आपके कोर्स के बाहर है ये, लेकिन एमटीपी में दिया है इस बार। सो 14 डेज का नोटिस यहाँ पे वैलिड माना जाता है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो मेरे पास अभी इंटर के, चलो मैं आपको बेसिक एक्ट से बता देता हूँ। तो एक्ट में ये सेक्शन नंबर 101 में दिया हुआ है। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, क्यों पूछ रहे पता नहीं। ये 101 डील करता है नोटिस से, ये जो नोटिस के बारे में दिया है, नोटिस ऑफ मीटिंग कैसा होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है नोटिस 21 क्लियर डेज नोटिस होना चाहिए इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब ये सेक्शन जब आपको है नहीं तो इस पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 100 बहुत ही आगे का हो गया और बियॉन्ड दी कोर्स है, वो आपके कोर्स में ही नहीं है वो, बट फिर भी ये वाला पॉइंट इन्होंने दिया। तो 21 क्लियर डेज का नोटिस लगता है, उसमें भी क्लियर डेज होना। अब ये क्लियर डेज क्या होते हैं ये सब इंटर में देखेंगे। सो ये 21 क्लियर डेज का नोटिस चाहिए होता है, बट सेक्शन 8 कंपनी को एक एग्जम्पशन दिया है, तो उसको ये रूल नहीं लगता। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें बोला है कि उनको 14 डेज नोटिस भी सफिशिएंट होता है। सो 14 डेज नोटिस वैलिड है क्या, तो आंसर इज यस। तो वैसे ये पूछना नहीं चाहिए, बट अगर कभी आया तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये आया है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, वो तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया था, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पर्सनल प्रॉफिट डिराइव किया है तो वापस लाना पड़ता है। अगर प्रॉफिट्स आर अर्न ड्यू टू बिजनेस कनेक्शन, बाय यूजिंग बिजनेस कनेक्शन या प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तो वापस लाना पड़ता है। ये वही है अपना अनपेड सेलर वाला है। ये देखो ये डायरेक्ट पूछा है, डिफाइन ओपीसी एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग मेंबरशिप। क्या ये कन्वर्ट हो सकती है इनटू नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8, तो आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं, सेक्शन 8 कंपनी में ओपीसी कभी नहीं आएगी, वो स्पेसिफिकली दिया है। प्राइवेट कंपनी बन सकती है क्या, यस, अंडर सर्टन कंडीशंस बन सकती है। फिर ये एलएलपी और एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही गलत आंसर दिया है। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ का है, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़, और टर्नओवर उसका है 35 करोड़। और पूछा है क्या ये स्मॉल कंपनी है, तो क्या स्मॉल कंपनी में आएगी, तो लिमिट देखो क्या बोलती है अपनी लिमिट। अपनी लिमिट बोलती है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड जो टर्नओवर है वो 40 करोड़, तो ये 4 करोड़ के ऊपर चला गया, तो ये 4 करोड़ के ऊपर है, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, पहला ये है, तो आंसर इज नो। व्हाट विल बी योर आंसर अगर टर्नओवर 45 करोड़ हो गया, तो अगेन नहीं बन सकती, बट इन्होंने आंसर जो दिया है ना उसमें लिखा है बन सकती है, कि अगर 45 करोड़ हो गया तो बन सकेगी, तो गलत आंसर दिया है, पता नहीं कहां से लेके आए। तो हाँ मेरे को भी नहीं समझा, देखो क्या लिखा है, पहले तो डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन में भी गलती की है। डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच विल नॉट बी मोर देन 4 करोड़। ये 4 करोड़ नहीं है, ये प्रिस्क्राइब करने की लिमिट कितनी थी, सो यहां लिखना चाहिए था इन्होंने 10 करोड़, यहाँ 10 करोड़ लिखना था, फिर प्रिस्क्राइब किया है 4 करोड़, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो 4 करोड़ लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वैसे तो वो पहली गलती हो गई। वैसे यहाँ पे भी उन्होंने बोला 2 करोड़ और हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब विच विल नॉट बी मोर देन 40 करोड़, यहाँ 100 करोड़ होना चाहिए, पहले ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे 10 और यहाँ 100, फिर प्रिस्क्राइब किया है 4 करोड़ और 40 करोड़, तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये भी चिपका है यहाँ पे। फिर आंसर देखेंगे तो ये पहला तो ठीक है, पहले इसमें बोल रहा है पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है, टर्नओवर 35 करोड़ है, सिंस एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है दूसरा नहीं, देखो उल्टा ही दिया, ओनली वन क्राइटेरिया ऑफ शेयर कैपिटल इज मेट, जबकि ये भी मेट नहीं हो रहा। क्वेश्चन क्या है आपका, स्मॉल कंपनी है कि नहीं, तो ये मेट थोड़ी हो रहा, ये गलत लिखा है यहीं पे कि ये मीट हो रहा है, जबकि 5 करोड़ है तो कहां मीट हो रहा। सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट,
ये टर्नओवर वाला ये मीट हो रहा, सॉरी दूसरा, ये वाला नहीं, दूसरा वाला सेकंड क्राइटेरिया जो 40 करोड़ का इज नॉट मेट दिया है, जबकि यहाँ पे मीट हो रहा है वो। तो यहाँ 35 करोड़ है, 35 है तो ये मीट हो रहा है। सो ये गलत दिया है, यहाँ पे आंसर में गलत दिया है, और इसीलिए ये बोला है कि कुछ तो भी गलती है इसमें, कैन नॉट अवेल दिया है, जबकि इसमें पहले वाले केस में इसका आंसर यस होना चाहिए। 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था? 5 करोड़ और 35 करोड़। हाँ तो 5 करोड़ और 35 करोड़ है, 4 और 40 होना चाहिए, तो ये क्या कुछ। हाँ तो 4 करोड़ इज मेट क्यों लिख रहा है ये? 5 जा रहा है यानी ज्यादा जा रहा ना, तो इट इज नॉट मेट है। तो ये आंसर में गलती है, वो मैं जो बताया कुछ गलत दिया है इस आंसर में, तो पूरा भलते ही दिया है। और दूसरे इसमें उल्टा ही बोल दिया, यहाँ 45 हो गया तो बोथ द क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड, और ये स्मॉल कंपनी है, तो ये एक्चुअल है, एमटीपी में गलत आंसर है, पूरे ही घुमाया हुआ उल्टा पुल्टा कुछ तो भी आंसर है वो। ठीक है, सो ये आंसर मत पढ़ना और उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये गलत आंसर दिया हुआ है, सीधा सीधा इसको पढ़ना ही मत, इग्नोर करना। तो आपने पता है आपको डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ के सही आंसर जो है वो लिखो। ठीक है, तो ये मत सोचना एमटीपी में जो दिया है वही सही आंसर होगा, वो लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो सही है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एमटीपी में गलतियां होती हैं, एमटीपी तो छोड़ो, इवन जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उनमें भी गलतियां होती हैं। फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया, डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड, ये भी आता है कभी कभी। एम्बिगियस और इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बताया मैंने, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला पूछा गया है। सो एक बार देख लेना आप, ये एमटीपी आरटीपी जरूर देखना, इन पे खूब सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। हाँ आंसर गलत है तो उसको जो सही है वो वाला पढ़ना, गलत वाला मत याद रखना, और भी जगह गलतियां दिख सकती हैं आपको। तो ऐसा है, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सॉरी 50 लाख रुपीज, और मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि अब वो इतना कंफ्यूज किया है वो क्वेश्चन में, तो होता है कभी कभी, तो इसीलिए उसको इग्नोर ही करो वो वाले आंसर को सीधा सीधा। ठीक है, तो आंसर गलत है। सो 50 लाख और सच अमाउंट एज मनी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज, जो अभी प्रिस्क्राइब किया है दैट इज 4 करोड़। तो 4 के अंदर होना पहली लिमिट। दूसरी लिमिट, turnover as per profit and loss account for the immediately preceding financial year, last P&L for immediately preceding financial year shall not be more than 2 crore rupees or such amount as may be prescribed, higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crore, at present they have prescribed 40 crore। ठीक है, फॉलोइंग कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्पेशल एक्ट और सेक्शन 8, वैसे होल्डिंग सब्सिडरी। पब्लिक कंपनी इसीलिए क्योंकि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ही बोलती है स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, दैट मीन्स इट विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ऐसा है। ये तो मैंने क्लास में बताया हूँ आपको पूरा, ये 4 और 40 है तो ये 50 लाख और 2 करोड़ का रिलेवेंस बचा क्या? तो नहीं बचा, तो इसका रिलेवेंस बचा नहीं, बट लिखते वक्त डेफिनेशन में तो दिया है, तो इसलिए हमको लिखना ऐसे ही चाहिए, पहले लिखना चाहिए एक्चुअल डेफिनेशन, बाद में लिखना चाहिए एट प्रेजेंट द प्रिस्क्राइब लिमिट इज 10 करोड़। सो ये अगर 10 करोड़ प्रिस्क्राइब कर दिया, सॉरी 4 करोड़ इज प्रिस्क्राइब, तो 50 लाख की लिमिट अब नहीं लगेगी। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे 2 करोड़ और 100 करोड़ तक के और प्रिस्क्राइब कर दिया 40 करोड़, तो 40 करोड़ की लिमिट आपके लिए वैलिड है। ठीक है, 2 करोड़ अब इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, वैसे नहीं लिखना चाहिए, याद है तो पूरा लिखो, अगर याद नहीं रहा तो 4 और 40 लिखोगे तो चल जाएगा, बट मेरा सुझाव रहेगा पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन जो एक्ट में है, आज भी आप एक्ट में डेफिनेशन देखोगे तो वैसे ही लिखी हुई है, सो डेफिनेशन में चेंज नहीं है, वो बाद में रूल्स के थ्रू चेंज किया है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना एज अमेंडेड, पूरी डेफिनेशन भी आप देखोगे तो आज भी डेफिनेशन में वही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो देखो डेफिनेशन में आते हैं हम, देखो आज भी डेफिनेशन में यही लिखा है, स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड which shall not be more than 10 crore rupees and turnover of which as per so
2 करोड़ या फिर 100 करोड़। सो अभी भी डेफिनेशन में ये लिखा है, बाद में रूल्स में फिर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे लगेगा 4 करोड़ और यहाँ लगेगा 40 करोड़। तो इसलिए जब डेफिनेशन बोला ना तो पहले ये लिखना चाहिए, फिर उसके बाद रूल्स में ऐसा प्रिस्क्राइब किया है वो लिखो, दैट विल बी द परफेक्ट आंसर। नहीं तो फिर हो सकता है कि मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर याद नहीं रहा तो डायरेक्टली 4 और 40 लिखोगे तो चल जाएगा, बट अगर याद है तो पहले पूरा डेफिनेशन लिखो, उसके बाद रूल्स में जो प्रिस्क्राइब किया है वो अलग से लिखो। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अभी क्वेश्चन आया है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है, स्मॉल कंपनी हर दूसरे तीसरे एग्जाम में देखने को मिलता है। सो कई बार क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। चलो अब ओपीसी देख लेते हैं। कहाँ गई ओपीसी? ये है ओपीसी। तो ये सीधा सीधा यही पॉइंट पूछा है, ओपीसी में क्या क्या कंडीशंस लगती है वो बताया है। सो कंपनी जिसमें एक व्यक्ति मेंबर है, फिर एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है जिसका नाम एमओए में लिखा होगा, वो नॉमिनी विड्रॉ कर सकता है कंसेंट, नॉमिनी को हम भी चेंज कर सकते हैं, जब भी चेंज करेंगे हमको बताना पड़ता है, मेंबर खुद अकेला डायरेक्टर रहेगा। ये 2 पॉइंट आपके काम के नहीं है, डायरेक्टरशिप और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले। तो ये इंटर वाले को भी सेम नोट्स लगते हैं, इसीलिए इसमें वहाँ से ही उठाया। तो ये वाले डेफिनेशन आपके काम के, ये 2 पॉइंट आपके काम के नहीं है। बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, सेक्शन 8 में नहीं बन सकते, ना ही कन्वर्ट हो सकते। नॉमिनी एज वेल एज मेंबर नेचुरल पर्सन, इंडियन रेसिडेंट एंड मेजर होना जरूरी है। यहाँ और अदरवाइज जोड़ा है अभी, लेकिन और अदरवाइज पे कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ उस पर रूल्स नहीं लाए, इसीलिए हम अभी भी 120 डेज वाला रूल फॉलो करते हैं। तो रेसिडेंट होना ही चाहिए, 120 डेज फॉलो होना चाहिए। ठीक है, सो जब कल चलकर अगर इनमें अदरवाइज वर्ड को कुछ डिफाइन करेंगे तब वो रूल का कोई मतलब रहेगा, जब तक कोई डिफाइन नहीं किया तो 120 डेज को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने इसमें भी आंसर जो दिया है इसमें प्रॉपर दिया है, 120 डेज वाला पॉइंट उन्होंने कवर किया है। सो 120 डेज स्टे होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक व्यक्ति एक ही जगह मेंबर हो सकता है, एक जगह नॉमिनी हो सकता है। अगर गलती से 2 जगह वो मेंबर बन जाएगा तो एक जगह की मेंबरशिप 180 दिन के अंदर उसको छोड़ना पड़ेगा। सो ये दिया हुआ है ओपीसी के बारे में। ठीक है, फिर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन भी इस बार आ सकती है, आपको कोई आरटीपी एमटीपी में कहीं तो भी दिखी है ये भी डेफिनेशन, जिसमें डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछते हैं ये लोग, तो आपको पता ही है केस स्टडी बना के पूछते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फॉरेन कंपनी तभी रहेगी जब वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है। अगर भारत में इनकॉर्पोरेट हुई है तो इट इज़ एन इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी तभी कहलाएगी जब भारत के बाहर बनी है, बट विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकली और वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो ये अब इंटरमीडिएट लेवल पे काफ़ी डीप में आपको वैसे फॉरेन कंपनी का टॉपिक, बट यहाँ पे भी अभी भी पूछ सकते हैं आपको, और अभी इस बार के आरटीपी एमटीपी में है तो पढ़ के जाना, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछ लें। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल 51% और मोर इज हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल को टोटल वोटिंग पावर आपको पढ़ना है। ठीक है, निधि कंपनी स्किप कर सकते हो आप, गवर्नमेंट कंपनी स्किप कर सकते हो, एसोसिएट भी नहीं पढ़े तो चलता है, 20% का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और होल्डिंग सब्सिडरी अगेन इंपॉर्टेंट होती है। होल्डिंग सब्सिडरी वो होती है जैसे कि समझो एक एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड अगर कंट्रोल कर रही है एस लिमिटेड को, तो ये कंट्रोल 2 प्रकार से हो सकता है। कंट्रोल कैन बी आइदर बाय कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाय मोर देन कंट्रोलिंग मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। सो 50% से ज़्यादा अगर आप वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल है। तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी की वोटिंग पावर होल्ड कर रही है 50% से ज़्यादा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, तो जो रिमूव या अपॉइंट कर सकती है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के संदर्भ में हम देखते हैं। फिर वही दिया है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा वोटिंग पावर। फिर फिड्यूशरी कैपेसिटी में जो होल्ड कर रहे हैं वो वाले शेयर्स को आप काउंट नहीं करते हैं इसमें। फिर डायरेक्ट होल्डिंग हो तो भी चलता है, इनडायरेक्ट होल्डिंग भी चलती है। एच लिमिटेड, अगर इसको आसान कर देते, ए है, ए बी के समझो 60% शेयर्स होल्ड कर रही है, और बी सी के 20% होल्ड कर रही है, और ए यहाँ से 35% होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे सी भी एक सब्सिडरी कहलाएगी। वैसे ही अगर ए ने बी को कंट्रोल किया,
बी ने सी को कंट्रोल किया, भले ए इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं रखा है, यहाँ 60% है, यहाँ मान लो 70% है, तो भी सी विल बिकम सब्सिडरी ऑफ ए, तो यहाँ पे भी कंट्रोल दिख जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा ए ने बी को कंट्रोल किया और सी को कंट्रोल किया और ये दोनों मिलकर डी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डी विल बिकम सब्सिडरी ऑफ ए। ठीक है, तो ये सब आपके पास बने हुए हैं, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, और 50% से ज़्यादा होना ज़रूरी है, एग्जैक्ट 50% पे कंट्रोल नहीं आता, मोर देन होना, इक्वल टू नहीं चलेगा, मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर पीएफआई की डेफिनेशन स्किप कर सकते हो आप। कंपनी बनती कैसे है, तो पहले प्रमोशन स्टेज होता है, प्रमोशन स्टेज में एक प्रमोटर होता है जो कि कंपनी को बनाने का आइडिया लेके आता है, फिर वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, पैसे लेके आता है, उसके बाद फिर वही स्टेप्स लेता है टू फॉर्म द कंपनी। इसके अलावा जो CA, CS, CW है उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर अल्टीमेटली जब कंपनी बन जाती है तो उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स वगैरह को अपॉइंट किया जाता है। फिर इसमें प्रमोटर को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको टाइप ऑफ कंपनी प्राइवेट या पब्लिक क्या बनाना है वो देखना है, उसके हिसाब से उसने 2 या 7 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है तो 2 लोगों की आवश्यकता है, पब्लिक कंपनी में 7 लोग। नाम डिसाइड करते वक्त उसको ध्यान रखना है नाम कैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल या क्लोजली रिसेंबलिंग एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, अनडिजायरेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना। हर कंपनी के नाम में ऑब्जेक्ट आए ये ज़रूरी नहीं होता, बट अगर नाम में ऑब्जेक्ट है तो वही मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नाम अवेलेबल है कि नहीं इसके लिए एप्लीकेशन करते हैं, आरओसी में स्पाइस प्लस पार्ट ए का फॉर्म है दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली विथ 1000 रुपीज़ की फीस लगती है, इसके साथ आप अप्लाई करो। 2 नाम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अपलोड करते हैं। आरओसी अगर नाम अवेलेबल है तो रिजर्व कर देगा 20 डेज़ के लिए, 60 डेज़ फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी अपने काम का नहीं है, चेंज ऑफ नेम में काम आएगा अगले साल। एक्सटेंडेबल बाय आरओसी, अगर आरओसी को लगता है कि हाँ आप इसमें टाइम पे पूरा नहीं कर पाए और आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 20 डेज़ करके और 2 बार ऐसा एक्सटेंशन दे सकता है, दैट मीन्स टोटल 60 डेज़ तक के आप कंपनी के सेकेंड स्टेज में जा सकते हैं। इसके अलावा प्रमोटर एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको हम एमओए बोलते हैं, एमओए मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी होता है, इसीलिए हम इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी, इसमें बेसिक कंडीशंस होती है अपॉन विच द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, लाइक इसमें नेम क्लॉज होगा, नेम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, फिर कैपिटल कितना है, लाइबिलिटी कैसी है, तो पहले लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो इस प्रकार से इसमें क्लॉजेस होते हैं। इनको बनाते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने इसमें नहीं लिखे तो वो काम नहीं किए जा सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेम्स हैं तो फिर मेन ऑब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए जो आपके नाम में आ रहा है, जैसे अपोलो टायर्स लिमिटेड है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट हमेशा टायर्स ही होगा। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर जनरली इंक्लूडेड, तो ये क्या क्या ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं वो दिया है। वैसे ही एक एओए बनता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए होते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, आगे डिटेल में देखेंगे, तो ये आगे दिया होगा आपको एमओए एओए के बारे में, यहाँ दिया है एमओए क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये क्या है वो देखते हैं बाद में। फिर सेकेंड स्टेज, 20 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, वहाँ पे आपको फाइलिंग करना है स्पाइस प्लस पार्ट बी में, सेक्शन 7 के हिसाब से आपको 7 डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, पहला MOA डीली साइन बाय द सब्सक्राइबर्स एंड विटनेस, फिर डिक्लेरेशन CA, CS, CMA and persons named as first directors that all the provisions of the act and rules have been complied। एक और डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स के द्वारा कि वो कभी भी कन्विक्ट नहीं पाए गए या गिल्टी नहीं पाए गए फॉर एनी फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मिसफिएसेंस इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीव। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन देना पड़ता है, जब तक आरओ नहीं बना तब तक करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है उसको डिन नंबर लेना पड़ेगा, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो MCA के पास जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ले सकते हैं। कंपनी बन गई तो COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है जिसमें एक SIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये नंबर आप यूज़ कर सकते हैं आगे वो कंपनी की पहचान करके, जैसे कि अपना आधार नंबर होता है वैसे ही SIN नंबर होता है जो कि उस कंपनी की एक सेपरेट पहचान रहेगी।
ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करते हैं ये सब आपको फिजिकली फाइल नहीं करना है, और इसीलिए फिजिकल कॉपीज आपको मेंटेन करना पड़ता है एट द रजिस्टर ऑफिस टिल द डिसोल्यूशन। अगर कोई झूठी जानकारी देता है तो उसको 447 की एक्शन हो सकती है। फिर साथ ही साथ अगर कंपनी बन चुकी है गलत जानकारी देके तो कंपनी को बंद किया जा सकता है, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी बता सकते हैं, वो सब चीज़ें भी सेक्शन 7 में आपको बताई है। फिर रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टेज, एक बार कंपनी बन गई है उसके बाद बिजनेस चालू करने के पहले पैसा रेज कर सकते हैं। जनरली पब्लिक कंपनी जो होती है ये प्रॉस्पेक्टस फाइल करके पैसा रेज करती है पब्लिक से, प्राइवेट कंपनी को ये स्टेज नहीं लगती क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा रेज नहीं करना पड़ता। वो भी पब्लिक कंपनी भी ज़रूरी नहीं अभी पैसा रेज करे, वो भी आगे चल के भी कर सकते हैं। फिर अगली स्टेज होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस चालू नहीं करोगे, कमेंस नहीं करोगे जब तक कि आपने 180 दिन के अंदर एक डिक्लेरेशन नहीं फाइल किया है, एंड जब तक के विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल नहीं दी है, तो तब तक के आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते, ना ही बोरो कर सकते हो। डिक्लेरेशन फाइल होना चाहिए 180 डेज के अंदर सब्सक्राइबर्स डायरेक्टर्स के द्वारा, दैट सब्सक्राइबर्स हैव पेड द अमाउंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कभी कभी इसका फॉर्म दिया जाता है INC 20A, एग्ज़ाम में एक आध बार ऐसा हुआ है कि फॉर्म दे दिया था, फॉर्म की वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी एक बार फॉर्म आया था कि INC 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में जो फाइल किया जाता है वो फाइल नहीं किया, तो अगर नहीं भी पता होता फॉर्म तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, बट फिर भी वहाँ पे दिया हुआ था स्पेसिफिकली, तो वैसे वो फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो हमको पता ही नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो फॉर्म नहीं भी पता है तो आप आंसर लिख सकते हो। तो कभी कभी कंफ्यूज करने को ऐसे फॉर्म्स वगैरह लिख देते हैं वो। फिर प्रमोटर, प्रमोटर कौन है? प्रमोटर को डिफाइन किया है अब न्यू कंपनीज एक्ट में। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रॉस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 92। फिर और द पर्सन हु कंट्रोल्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, एंड द पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट, but he will not be regarded as promoter if he gives advice merely in professional capacity। अगर सिर्फ एज अ प्रोफेशनल एडवाइस देता है तो उसको हम प्रमोटर नहीं मानते, लेकिन अगर प्रोफेशनल है बट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है तो प्रमोटर माना जाता है। ये ऊपर जो बताया मैंने वही है, सेक्शन 7 में क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकते हैं अगर गलत जानकारी देके हमने कंपनी बनाई है तो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, ऑल्टरेशन इन MOA, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वाइंडिंग अप, और आगे लिखा हुआ है और अदर सच ऑर्डर्स एज ट्रिब्यूनल में डीम फिट। सो अदर ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले ट्रिब्यूनल को पहले ध्यान रखना है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ता है, एंड साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए गए हैं जिसमें थर्ड पार्टी के राइट्स क्रिएट हुए हैं सो उनका ध्यान रखा जाए। ऐसा है। फिर सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो कि बनाई गई है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसको हमको शुरुआत में पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम लोग पैसा डोनेशंस वगैरह से लेंगे और उससे फिर चैरिटी का काम करने वाले हैं। तो ये सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी को हम लाइसेंस कंपनीज भी बोलते हैं क्योंकि इसको सरकार एक लाइसेंस देती है, उसके बाद वो गाड़ी चला सकती है। नहीं, वो वाला लाइसेंस नहीं है, ये जो लाइसेंस होता है टू रजिस्टर द कंपनी एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, उसका एक लाइसेंस मिलता है। ये लाइसेंस में लिखा होता है आप कंपनी का निर्माण कर सकते हैं विदाउट द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एडेड टू इट्स नेम, और इसीलिए एक कंपनी को अगर आप सेक्शन 8 में रजिस्टर करते हैं तो उसके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा होता। और आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कैन अ कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एडेड टू इट्स नेम? तो आंसर है यस, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आप ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके कंडीशंस होती हैं, आपको पहले तो ऑब्जेक्ट्स जो है, पर्पस जो है, ऑब्जेक्ट वो होना चाहिए प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजन और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट है, दैट मीन्स इनको पैसा नहीं कमाना है, और अगर कमा भी लिया प्रॉफिट तो उसको वापस यूज करना है फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड इट शुड प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें डिविडेंड वाले पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है बट बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, इंटर में भी कई बार इस पे फोकट के 2 मार्क 4 मार्क देके जाते हैं ये लोग।
तो फ्री के ही मार्क है वो, डिविडेंड वाला पॉइंट तो एकदम याद ही हो जाता है अब कि डिविडेंड उनको नहीं बांटना है। अभी भी आरटीपी में दिया ही है, एमटीपी में अभी अपन ने देखे तो वहाँ डिविडेंड का पॉइंट दिया है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो डिविडेंड बांटने के लिए बोल रहे हैं उसके मेंबर्स, क्योंकि 5 साल से प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट में हो या कुछ भी हो, आपको वो डिविडेंड नहीं बांटना है, प्रॉफिट भी फिर से यूज करो फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी बनने के बाद इसको भी हर वो प्रिविलेज वगैरह मिलेंगे जो एक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं वो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, जो हम आगे देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कंपनी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी केपेबल ऑफ बीइंग स्यूड एंड कैन स्यू। वो खुद भी केस फाइल कर सकती है, उस पर केस फाइल किया जा सकता है इन इट्स ओन नेम एंड केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द राइट्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो वही सब अधिकार इसको भी प्राप्त हो जाते हैं। फर्म में भी द मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ध्यान रखना है एक पॉइंट। फिर सेक्शन 8 कंपनी अगर कुछ कॉन्ट्रवेंशन करती है तो यहाँ पे कंपनी को बंद किया जा सकता है, उसको अमलगमेट किया जा सकता है, या नॉर्मल कंपनी बना के चलने दिया जा सकता है। तो ऐसा कर करके अलग अलग एक्शंस ली जा सकती हैं। ठीक है, ये सिंपल है। ये अमलगमेशन, वाइंडिंग अप। अमलगमेशन भी किससे होगा? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी होना चाहिए। फिर यमो ये क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको चार्टर, बेसिक डॉक्यूमेंट, इट डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर, इट रेगुलेट्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू द आउटसाइडर्स। सो वो सब है। फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक देख सकती है। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। सो अगर उसने नहीं भी पढ़ा है तो भी हम मान लेंगे उसको इसकी जानकारी है। इसको हम एक नाम देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। याद होगा आपको ये भी। पर्पस क्या होता है इसका? दो पर्पस होते हैं। एक तो इन्वेस्टर्स को बताना कि उन लोग का जो पैसा है वो कितने, कौन से बिजनेस में लगने वाला है, कितना रिस्क है। एंड आउटसाइडर्स को बताना कि रेंज ऑफ एक्टिविटीज जहां तक वो काम कर सकते हैं। फॉर्म ये हमेशा प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, साइंड बाय द मेंबर्स। एंड टेबल्स है ABCDE, इनमें फॉर्मेट बताए हैं उससे मिलता जुलता होना चाहिए। कंटेंट सेक्शन 4 बताता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही दिया है, ये सब आपके काम का नहीं है, ये 3 पॉइंट काम के नहीं है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ OPC को OPC लिखना पड़ता है। सो ये आपको इस साल काम का नहीं है, इंटरमीडिएट में काम आएगा। फिर सिचुएशन क्लॉज, स्टेट लिखना पड़ता है इसमें, एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं होती, ये अलग से आप वेरिफिकेशन में फाइल करते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, फिर लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी है, कितना कंट्रीब्यूशन है, एसेट्स के लिए कितना पैसा लेके आएंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या फिर एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा लाएंगे, ये सब चीज़ें लाइबिलिटी क्लॉज में होती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, लॉफुल कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो आप, जो भी लीगली वैलिड है, अलाउड है, वैसे ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। कैपिटल, इसमें ऑथराइज कैपिटल होता है जिसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो। ये मैक्सिमम कैपिटल है जितना हम रेज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आखिर में ये लोग सब लोग साइन करते हैं, जिसको हम एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं या सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं। फिर डॉक्ट्रिन्स है, AOA बता देता हूँ पहले। AOA ये है, AOA बायलॉज होते हैं। बायलॉ यानी नहीं, बायलॉज यानी रूल्स और रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस द पावर्स, लेकिन पावर्स किसके? ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के पावर्स बताता है। MOA ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के पावर बताता है, AOA उनके ऑफिसर्स की पावर बताता है। सेक्शन 10 बताया हुआ है। सेक्शन 10 सिंपली बताता है कि जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो MOA और AOA ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी। और मेंबर्स डायरेक्टली बाइंड नहीं होते एक दूसरे को, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग क्लेम कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू द कंपनी। फिर टेबल्स, आर्टिकल के FGHIJ ये टेबल्स हैं। इसमें कुछ भी इनकंसिस्टेंट विद MOA और एक्ट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर इट विल नॉट बी फॉलोड। आप MOA और AOA को MOA और एक्ट को फॉलो करोगे, क्योंकि AOA इज सबॉर्डिनेट टू मेमोरेंडम। अगर दोनों में झगड़ा होगा तो हम मेमोरेंडम को फॉलो करेंगे। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन रख सकते हैं। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ बचाना, सेविंग। जैसे कि
हमारे जनरली जो भी डिसीजंस लेना है वो डिसीजंस हम ले सकते हैं 75% ऑफ द मेंबर्स अगर हाँ बोल दे तो। लेकिन हम नहीं चाहते आर्टिकल्स का कोई पॉइंट इतने इजीली बदला जा सके, तो हमने वहाँ लिख दिया कि ये वाला पॉइंट नहीं बदला जा सकेगा जब तक के 100% लोगों की कंसेंट नहीं मिलेगी। तो दिस विल बी कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द आर्टिकल अगर हमको चेंज करना है, हम बोल रहे हैं कि 75% से नहीं होगा 100% से होगा, सो वो कहलाएगा एंट्रेंचमेंट। जरूरी नहीं 100%, कभी ऐसा भी लिखा होता है 75% प्लस स्मॉल शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे और उनसे भी हम परमिशन लेंगे, तो ये भी एंट्रेंचमेंट है। तो एंट्रेंचमेंट का मतलब है एनी प्रोविजन दैट रिस्ट्रिक्ट्स द चेंजेस इन द ऑल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एंड प्रिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक प्रोविजन विच इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन द स्पेशल रेजोल्यूशन। सो स्पेशल रेजोल्यूशन यानी 75, तो 75% से ज्यादा अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आप या तो शुरुआत में जब कंपनी बन रही है वहां रख सकते हैं, या फिर बाद में अमेंड करके बाद में भी रखा जा सकता है। अगर शुरुआत से रखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में अमेंड करके रख रहे हो और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो इसमें 100% लोगों की कंसेंट से रखा जा सकता है। पब्लिक कंपनी है तो इसमें 75% लोगों की सहमति से रखा जा सकता है। ऐसा है, जब भी रखोगे यू विल हैव टू गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार। फिर काइंड्स ऑफ शेयर्स और आखिर में डॉक्ट्रिन देखते हैं। यहां तक कोई डाउट होंगे तो पूछ लो, बहुत ही आसान। ये भग रिवाइज कर रहे हैं अपन, थोड़ा स्पीड अप ज्यादा कर रहे हैं बट ठीक है, जरूरी है। अभी तक तो नहीं आया कभी भी, आज तक कभी भी नहीं आया। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कि इनकॉर्पोरेशन कैसे करना वगैरह, ऐसा कभी नहीं पूछे। स्टेप्स वगैरह भी नहीं पूछे, वो बीकॉम में पूछते हैं। और बाकी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया इनकॉर्पोरेशन पे आज तक। सो फाउंडेशन में भी नहीं आया, इंटर में भी नहीं आया। पहले एक ज़माने में आते थे बट न्यू कोर्स आने के बाद से, न्यू कोर्स यानी जब चेंज हुआ था 2015-16 में चेंज हुआ था कोर्स, तो तब से फिर कभी भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है कि इनकॉर्पोरेट करने की स्टेप्स बताओ, ऐसा नहीं पूछा गया। बीकॉम में ज़रूर आते हैं 4 स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसमें पूरा लिखना पड़ता है फिर, और उसमें पेजेस भर भर के आपको लिखना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स मिलते हैं फिर। उसमें भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन अब आपको सप्लीमेंट नहीं मिलती है, नागपुर यूनिवर्सिटी ने सप्लीमेंट को ख़त्म कर दिया है। सो जितना दिया है उतने में ही लिखना पड़ता है। हाँ, ऐसा कुछ रूल आया था बीच में, तो क्योंकि लोग फालतू का पेजेस भरते रहते हैं और पर्यावरण को नुकसान होता है, सो इसीलिए ज़्यादा पेजेस नहीं भरना है। ऐसा कुछ रूल है बीकॉम में, अब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद पता लगेगा धीरे धीरे। नागपुर यूनिवर्सिटी वाले नहीं देते अब सप्लीमेंट। चलो खैर, तो कोई डाउट होंगे तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डरा मत करो, डरते बहुत हो आप लोग। नोट्स खूब काम आएंगे आपको, आखिरी वक्त पे 100 पेज में पूरा कवर हो जाता है, और लगभग पूरा कवर हुआ है। बाकी आप अभी घर पे जब पढ़ोगे तो आपको अगर कुछ लगता है तो सादी जो बुक है अपनी मेन वाली, वो मेन बुक रखो साथ में, रख के इसमें जो भी एक्स्ट्रा लिखना है उतना लिख के रख लेना। आखिरी वक्त पे सिर्फ ये भी देख लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा यही पढ़ के जाओ, ट्राई तो करो पूरा पढ़ने का, लेकिन अगर जैसे कई बार होता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो ये भी सफिशिएंट है वैसे नोट्स। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो लगभग 100% कवर हुआ है। सो कुछ चीज़ें छोड़ के तो 95% बोलना चाहिए, 100 तो नहीं, 95% चीज़ें कवर हुई है। हाँ, लेकिन वो हर चीज़ पूरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की है, आपको रिवाइज करने के नोट्स हैं ये नोट्स एकदम ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट ये नोट्स पढ़ोगे, वैसा नहीं है। जैसे इसमें अब दिया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, तो डेफिनेशन दी है, बट इसको डीप में पढ़ना है तो आपको बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है मेन बुक में। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी है, यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा दिया हुआ है, आप जब बुक में पढ़ोगे तो उसमें पूरा 1.5-2 पेज भर के दिए हुए हैं वही चीज़, तो विद ऑल द एग्जाम्पल्स। तो अगर जमता है बुक से पढ़ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं जम रहा है अगर तो फिर ये भी सफिशिएंट रहेंगे। चलो अब डॉक्ट्रिन पढ़ लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है जो लेडी डॉक्टर है, नहीं वो नहीं होती, वो डॉक्टर नहीं होती है। सो डॉक्ट्रिन कौन कौन सी है अपने को, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स,
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स में बताया गया है कि डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब होता है पावर्स। तो इम्पॉर्टेंट है। अभी सिर्फ ये वाले चीज़ तो पूरे देख लेंगे अपन, कंपनीज एक्ट, बट बाकी आगे जो मैं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा नहीं करेंगे अपन। क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा अपने पास उतना, तो आपको पता ही था, इसीलिए मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू नहीं किया। आपको भी पता था, मेरे को भी पता था, पूरा नहीं करेंगे अपन वो। मैं थोड़ा आपको बताऊंगा ज़रूर क्या करना क्या नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्या है वो सब बताऊंगा, लेकिन पूरा अपन वो पढ़ेंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है अपने पास। अभी देखो, अभी क्या भग टाइम चला जाता ना वन डे रिविजन में। अभी 1 बजने आ गए, फिर एक ब्रेक होंगी, फिर उसके बाद बचा ही क्या टाइम। तो अगले इसमें फिर आपका सिर्फ सोगा पार्टनरशिप ये हो पाएगा, और वो भी अपन पार्टनरशिप में करा दूंगा पूरा अच्छे से, सोगा करा दूंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना डीप में हो चुका होता है वो एग्ज़ाम के, सॉरी रेगुलर क्लासेस के टाइम पे बहुत डीप में हो जाता है, पर बता दूंगा मैं ऊपर ऊपर आपको, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है उसमें। चलो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पे आते हैं। अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड और वायर्स का मतलब पावर्स। ऐसे कोई भी कार्य, इसका मतलब है एनी एक्ट डन, अब लिख के नहीं बताता ये टाइम जाएगा। एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी इज वॉइड एब इनिशियो। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड कुछ भी किया आपने तो वॉइड एब इनिशियो है, एंड इट विल हैव नो इफेक्ट। जैसे कि हमने एक केस देखा था एशबरी और रिची का। एशबरी ने एग्री किया था लोन देने का, एग्री किया हुआ था। ये सब बने हुए हैं आपके पास, बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास सब बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने रेगुलर क्लास अच्छे से किए हैं तो बहुत इजीली रिवाइज हो जाता, नहीं किए होंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो जिन्होंने रेगुलर क्लास अच्छे से किया है, सब कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, डायग्राम्स हैं, उन लोग को काफ़ी फर्क दिखेगा, फायदा दिखेगा रिविजन का। जिन्होंने नहीं पढ़ा है टाइम पे, अब सोचेंगे रिविजन एक दिन में पूरा पढ़ के हो जाएगा, तो नहीं होता। ये ओडीआर सिर्फ बोलने को होता है, लेकिन एक बार पढ़ा होगा तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार तो भी कम से कम पढ़ा होना चाहिए। तो एशबरी और रेलवे रिची का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें लोन देने का बात करते हैं। एशबरी के यमओए में लिखा होता है कि लोन दिया जा सकता है, लोन देने के पावर्स थे, सॉरी लोन देने के पावर्स नहीं थे। इसके एशबरी के केस में लोन देने के पावर्स नहीं थे, उसमें पावर नहीं दिया। इस पे शायद क्वेश्चन आया है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स में। तो यहाँ कौन लायबल होता है ये भी पूछा है। तो उसमें अगर कंपनी को पावर नहीं थी, थर्ड पार्टी ने कुछ एक्शन लिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स पे एक्शन ले सकते, बट कंपनी पे नहीं, ठीक है। इसमें पावर्स नहीं थे। इसमें लिखा हुआ था कि कंपनी क्यों बनाई गई है, तो कंपनी इज फॉर्म फॉर, जो रेलवे वैगन्स वगैरह हैं इसके लिए बनाया था, ये पावर था एक। और दूसरा पावर दिया गया था, कंपनी हैज बीन फॉर्म टू एक्ट एज मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो वर्ड था, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है। तो हाँ, तो उसमें रिची का मानना था कि इसमें लोन देने का कॉन्ट्रैक्ट आ जाना चाहिए। फिर भी रिची को डर था, इसीलिए एशबरी को बोला कि तुम अपने मेंबर्स को बुलाओ और मेंबर्स को बुला के रेटिफाई कर दो, अप्रूवल दे दो कि ये लोन देने के लिए हम तैयार हैं। तो एशबरी ने ये भी किया, इनको बुला के 100% कंसेंट ले ली गई, और रिची बिना टेंशन के एक टेंडर अप्लाई करता है। उसको टेंडर अलॉट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उसको एक रेलवे लाइन होती है बेल्जियम में, ये रेलवे लाइन को बनाना था। अब ये बनाने के लिए इसने लोन लेने की बात की थी। पहले तो कंपनी ने एग्री की, बाद में मना कर देती है बोल के कि ये अल्ट्रा वायर्स हैं, बियॉन्ड द पावर्स हैं। रिची बोलता है ऐसे कैसे अल्ट्रा वायर्स है, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर्स लिखा है और जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है, और इसलिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर में लोन देने का कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, इसको रेटिफाई भी कर दिया इन्होंने, तो रेटिफाई कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हम एकदम ऐसा नहीं ले सकते कि कोई भी चीज उसमें कवर हो जाए। जनरल कॉन्ट्रैक्टर को हम जब मीनिंग देंगे तो इट शुड बी रेड विथ मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि उसके साथ में वो वर्ड यूज किया गया है। एक रूल होता है इंटरप्रिटेशन का, जिसको हम रूल ऑफ एजुस्डेम जेनेरिस बोलते हैं, आपको सीए इंटर लेवल पे रहेगा, ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। जिनके साथ जो वर्ड्स यूज किए हैं उनको हम वैसा ही मीनिंग देते हैं। जब भी कोई स्पेशल वर्ड्स है उसके साथ जनरल वर्ड्स हैं, तो जनरल वर्ड्स को उन स्पेशल वर्ड्स के साथ जोड़ के देखा जाता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कल आप क्लास में गाय बैल घोड़े हाथी लेके आ सकते हैं, तो आप क्या लेके आ सकते हैं, हाथी छोड़ दो,
गाय बैल घोड़े ये सब लेके आ सकते हैं। तो आप कुत्ता बिल्ली लेके आ सकते हैं, ये पेट एनिमल्स हैं। आप शेर चीते नहीं लेके आ सकते हैं। ये जो है अन्य जानवर, अगर मैं बोलूंगा इसमें ऐसे जानवर आप लेके आ सकते हैं, तो ऐसे जानवर यानी कैसे, उनके जैसे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है वो लेके आ सकते हो। तो ये एक रूल होता है, इसको हम बोलते हैं एजुसडेम जेनेरिस। वैसे यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जोड़ के देखते हैं। ये रूल के बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब लोन देना नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जितने जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अलाउड रहेंगे। दूसरी चीज, रिची का बोलना था रेटिफाई हो गया। कोर्ट ने बोला जो चीज वॉइड है, इनिशियो है, उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते, इवन बाय सब्सिक्वेंट अप्रूवल आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते, ये वॉइड है इनिशियो है। सो रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड है इनिशियो। ये दोनों बेसिस पे रिची का केस रिची केस हार जाता है। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर लेकिन इसने तो ये पढ़ा था तो इसके साथ तो गलत हो रहा है, तो नहीं, एक और डॉक्ट्रिन लगती है साथ में, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलती है कि रिची जब डील कर रहा है, कोई भी आउटसाइडर जब डील कर रहा है कंपनी से, तो उसने ये जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के ये पढ़ा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एंड ही हैज अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव, सही प्रकार से समझा है। और इसलिए रिची नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैंने तो सोचा इसका मतलब ये होगा, वैसा नहीं चलेगा। तो हम मान लेंगे कि रिची ने उसको ऐसा ही समझा था जैसा वो लिखा हुआ है, जो उसका एक्चुअल मतलब है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये डॉक्ट्रिन के बेसिस पे कंपनी को प्रोटेक्ट किया, ये प्रोटेक्ट करता है द कंपनी। लेकिन रिची डायरेक्टर्स पे एक्शन ले सकता है कि तुमने गलत किया था, उन पे जरूर एक्शन हो सकती है। वो आपको कोर्स में नहीं है, इंटर में पढ़ने मिलेगा थोड़ा सा, आपके इस साल कोर्स में नहीं है, बट एमटीपी आरटीपी में कहीं तो भी दिया है कि क्या रिची डायरेक्टर पे एक्शन ले सकता है। ऐसा क्लियर नहीं लिखा है, बट आंसर में उन्होंने लिखा है, तो भले क्वेश्चन में नहीं दिया है उन्होंने कि डायरेक्टर पे एक्शन ले सकते क्या, बट आंसर लिखते वक्त उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति को जो भी आउटसाइडर है उसको एडवाइस करते हैं हम कि आप डायरेक्टर पे एक्शन ले सकते हैं, जो वैसे इंटरमीडिएट के टॉपिक में आपको दिखेगा। तो ठीक है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मेरे ख्याल से इन्होंने इंटर से ही एमटीपी उठा के इधर छापे हैं, इसीलिए ऐसी गलतियां हुई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। जो इंटर में पहले जो क्वेश्चंस वगैरह आते थे तो उन्होंने एनालाइज नहीं किया उसको, वैसा का वैसा उठाया और चिपका दिया। जैसे वो जो आया है 14 क्लियर डेज नोटिस, वो आपके कोर्स में ही नहीं है, बट इन्होंने क्या किया होगा कि आलस किया होगा, एमटीपी बनाना है यार, बोले तो थे 3 एमटीपी देंगे, अब टाइम नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इंटर के क्वेश्चन उठाओ, इधर चिपकाओ और बना दो एमटीपी। तो इधर उधर से क्वेश्चन लाके बनाई है एमटीपी। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एमटीपी में आया है। एमटीपी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेगी आपको, जो आपको दिखेगा कि ये तो अपने को है ही नहीं। अभी जैसे मैंने इवन सेक्शन के साथ बताया, वो सेक्शन 101 है, 101 तो आपको कोर्स में है ही नहीं, वो नोटिस वाला पॉइंट तो पूछना ही नहीं चाहिए उन्होंने, बट वहाँ 14 डेज नोटिस का पॉइंट आया है क्योंकि उन्होंने इंटर से कॉपी किया है। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंटर के कॉपी करके यहाँ एमटीपी में डाल दिए, और इसीलिए उसमें आपको इंटर के कुछ कुछ पॉइंट्स दिखते हैं। वैसे यहाँ पे भी दिया है, जो हम इंटर में पढ़ते हैं कि यहाँ पे रिची को अधिकार होता है वो डायरेक्टर पे एक्शन ले सकता है, वो पॉइंट इंटर में पढ़ाया जाता है। कुछ कुछ आधे आधे पॉइंट है, जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको है ही नहीं उसके बारे में, जिसका यहाँ से कनेक्शन जरूर है बट इंटर में है। पर इन लोगों ने एमटीपी में कई जगह पे ऐसा इंटर की थोड़ी थोड़ी चीजें लाई है, जो गलती से आई है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और कॉपी पेस्ट में गड़बड़ होती है। ठीक है, तो अगर आपको भी आया तो लेकिन एमटीपी इसलिए एक बार पढ़ लो, क्योंकि एमटीपी में जैसा दिया है आप उसके हिसाब से अगर कुछ गलत लगता है तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो आप उसमें जो दिया है वो पूरा पढ़ के एक बार ज़रूर जाना। एमटीपी और आरटीपी से बहुत क्वेश्चन छपते हैं, आरटीपी से तो बहुत आने वाले हैं इस बार, आराम से 25 मार्क तो वहीं से आ जाएंगे आपके, फोकट के 25 मार्क मिल जाएंगे। करके जाना अच्छे से। चलो, तो ये हो गया एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। बियॉन्ड द पावर्स, अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कंपनी के पावर में है बट बियॉन्ड द आर्टिकल्स है या डायरेक्टर्स के पावर्स के बियॉन्ड है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स द कंपनी कैन बी रेटिफाइड, बाद में सब्सिक्वेंट अप्रूवल उसको दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब भी आपके बुक में लिखा हुआ है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हाँ, हाँ, आप अगर बोला है कि क्या रेमेडी रहेगी रिची के पास, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि रिची कैन प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ही कैन फाइल अ सूट ऑन द डायरेक्टर्स बिकॉज डायरेक्टर्स ने गलत किया, उनको पता है तो उन्होंने करना ही नहीं चाहिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स।
ठीक है। सो मेन एम होता है कंपनी को प्रोटेक्ट करना, एंड कंपनी एंड डायरेक्टर्स आर सेपरेट पर्सन। तो ये आपको पहले से ही पता है, अब तो कंपनी अलग है, उसको बनाने वाले चलाने वाले लोग अलग है। ठीक है, तो कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। फिर इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट में जो इंटरनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है, दीज आर कंपनीज प्रॉब्लम्स। कंपनी ये बोल के बच नहीं सकती अरे ये तो कंपनी ने ये किया ही नहीं। इंटरनल इरेगुलरिटी आर कंपनीज प्रॉब्लम्स, जिसको हम टर्कवेंट्स रूल भी पढ़ते हैं, याद होगा आपको। जिसमें एक कंपनी होती है रॉयल ब्रिटिश बैंक, टर्कवेंट होता है, लोन, टर्कवेंट लोन देता है, और एक बॉन्ड होता है, उसमें 2 डायरेक्टर्स की साइन होती है, कंपनी सेक्रेटरी और कॉमन सील लगी होती है। अब इसके आर्टिकल्स, मेमोरेंडम में लिखा था लोन देने के पावर्स, लोन लेने के पावर्स है, साइन वगैरह भी प्रॉपर थी, सब देख लेता है वो। लेकिन आर्टिकल्स में लिखा होता है कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है बिफोर बोरोइंग। अब कंपनी ने बाकी सब तो ठीक है ये देख लिया, टर्कवेंट ने भी ये देख लिया कि हाँ बराबर इसमें साइन वगैरह सब है, और इसने लोन दे दिया और बॉन्ड्स रख लिया। बाद में कंपनी ये बोल के डिनाई करती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो हमने नहीं पास किया। जब टर्कवेंट बोलता है कि भाई ये तो तुम्हारी इंटरनल प्रॉब्लम है, इससे मेरा क्या लेना देना, तुमने नहीं पास किया है तो तुम्हारी गलती है, और इनफैक्ट अगर मैं पूछने आता तो तुम तो मुझे बताते भी नहीं, क्योंकि इंटरनल रेगुलरिटी में आउटसाइडर कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो पूछ भी नहीं सकता। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि टर्कवेंट बिल्कुल सही बोल रहा है कि इंटरनल इरेगुलरिटीज आर कंपनीज प्रॉब्लम, कंपनी की जिम्मेदारी थी रेजोल्यूशन पास करो, उन्होंने नहीं पास किया तो ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके कारण वो ये नहीं बोल सकते हम लोन वापस नहीं करेंगे, लोन तो वापस करना ही पड़ेगा आपको। सो ये जो इंटरनल इरेगुलरिटी है ये कंपनी की प्रॉब्लम है, एंड आउटसाइडर इज नॉट बाउंड टू नो द इंटरनल रेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ही इज नाइदर एंटाइटल्ड टू, ना ही उसको राइट है ना ही उसकी जिम्मेदारी है, ना उसकी लाइबिलिटी आएगी। सो अगर ये कल चलकर पूछेगा भी कंपनी को तो कंपनी उसको बताएगी नहीं, क्योंकि कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म एन आउटसाइडर अबाउट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स। सो टर्कवेंट कैन अज्यूम, वो मान लेता है कि इंटरनल रेगुलरिटी तो आपने फॉलो कर ही लिए होंगे। सो टर्कवेंट कैन अज्यूम दैट द इंटरनल रेगुलरिटी हैव बीन प्रॉपरली फॉलोड। सो ये टर्कवेंट्स रूल है, और यहां पे टर्कवेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है और कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो टर्कवेंट्स रूल है। सो ये दिया हुआ है, अल्ट्रा वायरस तो ठीक है पढ़ लोगे आप। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स। इंडोर मैनेजमेंट, इसको टर्कवेंट्स रूल भी बोलते हैं। फिर एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, 3 एक्सेप्शंस है, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। सो कोई डाउट है क्या यहाँ तक? डाउट होगा तो पूछ लो। वही बताया मैंने, वो जो आपको बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पावर में है बट डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है। अगर वो पूछेंगे तो लिखना है, तो वो ठीक किया जा सकता है, दैट कैन बी रेटिफाइड, दैट कैन बी अप्रूव्ड। बट अगर कंपनी के ही पावर के बियॉन्ड है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एमओए के अंदर होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर एओए के बियॉन्ड होगा तो एओए ऑल्टर कर सकते हो, डायरेक्टर्स के बियॉन्ड है तो वो रेटिफाई कर सकते हैं, बाद में मेंबर्स बोलेंगे ठीक है हम अलाउ करते हैं तो वो चलेगा, बट पहले एमओए में होना चाहिए। एमओए में है तभी जाके ये सब किया जा सकता है। एमओए कर सकते हैं बट रेट्रोस्पेक्टिवली वो पुरानी चीज ठीक नहीं हो जाएगी उससे। आर्टिकल्स आप ऑल्टर कर दोगे तो चलेगा, लेकिन एमओए ऑल्टर करके आप पहले के ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट फिर बाद में कर सकते हो आप। ठीक है, सो एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें पहला आता है रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। वैसे पहला आपके बुक में नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, चलो वहीं से शुरू करते हैं। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी आपके बुक में ये होगा पहला। सो इसमें हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी बिल्कुल वैसा का वैसा केस हुआ था जैसा टर्कवेंट का केस था, सिर्फ फर्क ये था कि टर्कवेंट वाज एन आउटसाइडर और यहाँ पे हॉवर्ड था, हॉवर्ड वाज एन इनसाइडर, ये खुद डायरेक्टर ऑफ द कंपनी था। तो क्या डायरेक्टर ये बोल सकता है क्या कि मुझे लगा आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा? तो नहीं, वो तो इंटरनल व्यक्ति है।
सो उसको तो पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन इज नॉट पास। तो ऐसे केस में एच को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज ही हैज द नॉलेज ऑफ द इरेग्युलरिटी, आइदर एक्चुअल नॉलेज और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ही कुड हैव द नॉलेज, उसको पता लग सकता था, सो फिर भी उसने पता नहीं किया, ऐसे केस में उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल टर्कवाइन जैसा केस है, सिर्फ फर्क यह है कि ये डायरेक्टर रहता है, इंटरनल व्यक्ति होता है। यहाँ पे 3,500 पाउंड का लोन दिया जाता है और उसमें से 1,000 पाउंड को वैलिड बोला था हमने। क्यों वैलिड बोला था? क्योंकि 1,000 पाउंड विद इन द पावर्स था, उसके ऊपर अगर है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये आपने देखे होंगे, बुक में दिया हुआ है पूरा डिटेल। फिर दूसरा निग्लिजेंस, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा। प्रॉपर्टी खरीदते हैं दिनशा कंपनी से आनंद बिहारी लाल, लेकिन डीलिंग किससे कर लेते हैं? अकाउंटेंट से। तो कोर्ट ने बोला भाई अकाउंटेंट को थोड़ी पावर होता है कि वो प्रॉपर्टी बेचे, तो तुमने थोड़ा सस्पिशियस होना चाहिए था, तुम निग्लिजेंटली बिहेव कर रहे तो तुमको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। सो ये आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा इन कंपनी का केस है। सो अगर कल चलकर अकाउंटेंट छपड़ता है तो जरूर उससे क्लेम कर सकते हैं, बट अगर वो नहीं मिला तो यहाँ नुकसान हो जाएगा आनंद बिहारी का। फिर फॉर्जरी, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी फॉर्जरी करता है, कंपनी सेक्रेटरी रूबेन को शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें बराबर डायरेक्टर्स की साइन है, फिर कंपनी सेक्रेटरी की साइन है, कॉमन सील लगी है, लेकिन बाद में पता लगा ये सब फॉर्ज की गई है। दैट मीन्स इसमें कंपनी सेक्रेटरी जो है उसने फॉर्जरी करके ये सर्टिफिकेट इशू किया और बदले में पैसा ले लिया। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दैट इज एप्लीकेबल टू जनरल केसेस बट इट कैन नॉट अप्लाई टू अ टोटल फॉर्जरी। फॉर्जरी को ये केस कवर नहीं करता, तो अगर फॉर्जरी होगी तो भले ये इनोसेंट है तो भी इसको कोई राइट प्राप्त नहीं होंगे, कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नहीं पता लगेगा, बट फिर भी दोनों ही इनोसेंट है, और इनोसेंट है दोनों, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। क्योंकि आप देखो कंपनी जो शेयर्स इशू करना ही नहीं चाहती थी, हम मान लेंगे कंपनी ने वो शेयर्स कभी इशू किया ही नहीं, सो आपका कंसेंट ही नहीं बनती यहाँ। सो कंपनी सेक्रेटरी डील जरूर कर रहा है, लेकिन जब कंपनी ये शेयर्स इशू करना ही नहीं चाहती थी तो कंपनी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, आर को भी कुछ नहीं पता, अल्टीमेटली फ्रॉड कौन कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरी। तो आर को यहाँ पे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे अगेंस्ट द कंपनी। हाँ, आर अगर कंपनी सेक्रेटरी मिलेगा तो उससे जरूर क्लेम कर सकता है, ठीक है, बट अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे आर का लॉस हो जाएगा, ऐसा है। फिर शेयर्स, अब शेयर पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, शेयर कैपिटल क्या है वगैरह ये सब स्किप कर सकते हो आप। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ लेना एक बार, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी में नॉर्मल राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस जिसमें प्रेफरेंस होता है इन द डिविडेंड एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इनको कई बार एडिशनल रीपेमेंट और एडिशनल डिविडेंड भी दिया जाता है। नॉमिनल कैपिटल वो कैपिटल जो कि ऑथराइज कैपिटल है, जो कि लिखा होता है, जैसे कि समझो एमओए में लिखा है 10 लाख शेयर्स होंगे हमारे ऑफ 10 रुपीज ईच, तो हमारा टोटल कैपिटल हो गया 1 CR का, ये ऑथराइज कैपिटल हो गया, मैक्सिमम हम इतना कैपिटल रेस कर सकते हैं। हमने अभी इतनी जरूरत नहीं थी तो 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपए के, दैट मीन्स हमारा इशूड कैपिटल हो गया 10 लाख का। इसमें से हर कोई लेगा ये जरूरी नहीं, समझो 90,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, बाकी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि 9 लाख रुपए हमारा हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें से हमको पूरे पैसे की अभी जरूरत नहीं थी, तो 90,000 शेयर्स पे हमने सिर्फ 5 रुपया एट प्रेजेंट मंगाया, तो 5 रुपया अगर मंगाया है तो हमारा 4.5 लैक्स का कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। लेकिन हर कोई देगा जरूरी नहीं, समझो 89,000 शेयर्स पे पैसा आया 5 रुपए के हिसाब से, बाकी 1,000 पे नहीं आया, तो 4.45 हो गया हमारा पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसा है, पता है ये आपको, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा बता देता हूँ मैं पहले, अभी अभी है 15 मिनट, तो फिर ब्रेक लेंगे, तो उसके बाद फिर सोगा और पार्टनरशिप। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा इसमें कि क्या करना क्या नहीं करना, कोई कोई चीज़ हटी है क्योंकि, सो जो आपको नहीं पता था तो वो मैं बताते जाता हूँ, उस पर टाइम वेस्ट मत करना आप।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला चैप्टर तो पूरा आपको बेसिक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन दोनों मिला के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो कई बार ऐसा होगा कि वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आए, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर रहेगा, इसीलिए कई बार हम चेंजेबली यूज भी करते हैं, भले वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है बट एग्रीमेंट यूज किया है, बट कॉन्ट्रैक्ट हम मान सकते हैं उसको। फिर इसमें ये जो बेसिक पॉइंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स, साथ में पहला और दूसरा चैप्टर दोनों जोड़ दिया है इन्होंने। इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट भी इसी में दे दिया है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट इसके बिना आप आगे का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझ सकते कि इसमें रेस्टिट्यूशन होता नहीं होता, वो सब दिया है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई काम का नहीं है। इलीगल अनलॉफुल एग्रीमेंट यहाँ भी पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आगे हम जब इलीगल एग्रीमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ भी आता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा स्पेसिफिकली नहीं पूछेंगे, बट इसमें एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आगे आता है, आगे पढ़ सकते हो। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल बायोलेटरल, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको कि ये सब डिफाइन करो, ऐसा सब नहीं आएगा, ये सिर्फ बेसिक कुछ आइडिया दे रहे हैं आपको। इन पे क्वेश्चन जनरली नहीं आते। पहले चैप्टर पे एक ही क्वेश्चन मेजरली बनता है कि सोशल ऑब्लिगेशन और जो लीगल ऑब्लिगेशन है उनका फर्क। फिर इसी चैप्टर में इन्होंने ऑफर वाला टॉपिक ला लिया है। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग चैप्टर थे, ऑफर एक्सेप्टेंस इसके बाद अलग से चैप्टर में आता था, अब इसी चैप्टर में इन्होंने ऑफर वाला टॉपिक इंक्लूड किया है। सो ऑफर है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन फॉर सच एक्ट और एब्सटेनेंस इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। दैट मीन्स एक व्यक्ति जब इच्छा जाहिर कर रहा है कुछ करने या नहीं करने की, और वो चाहता है आगे वाला उसको जवाब दे, तो उसने एक प्रस्ताव रखा है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना। बाकी इसमें एक केस भी है, एक हार्वे वर्सेस स्पेसी का, हार्वे वर्सेस स्पेसी का केस भी ध्यान रखना, कभी उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी खूब इंपॉर्टेंट केस है, जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त भी इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ ऑफर में क्वेश्चन चांस कम है थोड़े। ये सब बाकी पॉइंट्स पढ़ना जरूर, कंडीशनल वगैरह ये सब हो सकते हैं, पढ़ना जरूर, लेकिन एग्जाम में हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो नहीं भी पढ़े तो चलता है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। फिर लीगल रिलेशन, हाँ ये इनविटेशन टू ऑफर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। इनविटेशन टू ऑफर पढ़ के जाना, जिसमें खास तौर पे वो मिस राखी वाला एक केस आता है। सो वही है कार्बोलिक स्मोक बॉल का, और सॉरी कार्बोलिक स्मोक बॉल में आता है राखी वाला केस, इनविटेशन टू ऑफर में वो आता है अपना श्रीमती प्रकाश एंटर्ड द शॉप वाला, वो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विथ प्राइस टैग वाला, वो वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा टेंडर पे आ सकता है, प्रोस्पेक्टस पे आ सकता है, टेंडर और टेंडर नोटिस। तो टेंडर नोटिस इज एन इनविटेशन, टेंडर इज एन ऑफर, ठीक है। फिर बिड्स एट ऑक्शन सेल वाले पे क्वेश्चन आता है। सो ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट देना इज नॉट एन ऑफर, जब बिड्स आती है तब ऑफर होगा। इसीलिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दे के आता भी है, देख के आता है और बोलता है कि मैं तो इतने दूर से आया, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, वो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वो उसकी इच्छा थी, वो चाहता था हिस्सा ले और इसीलिए आया, अपना उसमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हो सकता है उस दिन फिर ऑक्शन सेल कैंसिल हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्टेंस डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, स्टैंडिंग ऑफर यानी एक पर्टिकुलर ऑफर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के चालू होता है, जैसे कि 1 साल तक के आप जितने भी बोरे सीमेंट के लोगे, अगर आप 1 लाख बोरे कम से कम मंगाओगे तो आपको ये 130 रुपए के भाव से मिलेंगे। सो ये एक स्टैंडिंग ऑफर है, जब जब किसी व्यक्ति को ये ऑफर एक्सरसाइज करना है, ऑर्डर देगा, ऑर्डर देके वो ये वाला ऑफर एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कभी ये मार्केट में रेट बढ़ गया, 140 भी हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये रेट पे गुड्स मिलेंगे। अगर 120 हो गया तो कोई बात नहीं, आप ये वाला ऑफर एक्सरसाइज मत करो, आपको 120 के रेट पे गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर लीगल रूल्स, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड इंपॉर्टेंट है। फिर टू द पर्सन हुम इट इज मेड, जिसको ऑफर किया गया। फिर ये ठीक है, ये काम का नहीं है। फिफ्थ वाला पॉइंट, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, पावेल वर्सेस ली, इस बार क्वेश्चन आने के चांस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर, तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा, आएगा यानी आ सकता है। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर, ये कोई काम का नहीं है।
मस्ट सक्सीड द ऑफर, रिजेक्टेड ऑफर ये कोई काम के नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस काम का है। डेफिनेशन सॉरी सेक्शन की वर्डिंग्स याद नहीं रही तो चलता है, आप ये डायग्राम देख के जाओगे, दैट विल बी सफिशिएंट। ऑफर 1 तारीख को भेजा, 6 को पहुंचा, तो 6 को ऑफर कंप्लीट हुआ। एक्सेप्टर ने दो दिन सोचा, 8 को लिख के भेजा, तो 8 को ऑफरर के लिए खत्म हो गया, 13 को एक्सेप्टर के लिए खत्म हो जाएगा। इसी का मतलब है ऑफरर अगर चाहे तो 8 के पहले तक वो कभी भी अपना ऑफर रिवोक कर सकता है, और अगर बाद में करेगा तो इट इज नॉट वैलिड। एक्सेप्टर अगर चाहे तो 13 के पहले तक के कभी भी वो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर सकता है, उसके बाद रिवोक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है कंसिडरेशन वाले चैप्टर में डेफिनेशन एक पढ़ के जाना। बाकी ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद वगैरह ये सब काम के हैं, एक बार देख के जाना। चिन्नैया रामैया तो खतरनाक इंपॉर्टेंट है। एक्ट एब्सटेंस फ्यूचर ये सब कोई काम के नहीं। ये एडिक्वेट नहीं भी रहा, ये नहीं भी पढ़ो तो याद रहेगा आपको, नीड नॉट बी एडिक्वेट। फिर ये कोई काम के नहीं, ये एक बार पढ़ के जाना। फिर एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, कब कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। खासतौर पे पहला एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको 100% क्वेश्चन आने वाला है, एक आध पॉइंट पे आएगा ही, 100% से इनमें से कोई भी एक पॉइंट पे आएगा। तो ये आ सकता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। पास्ट वॉलेंट्री सर्विस पे आ सकता है। टाइम बर्थ डेट बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं दिया भी है ये एमटीपी आरटीपी में टाइम बर्थ डेट के बारे में, सो आएगा इस बार। सो मेरे ख्याल से नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी दिया है, इसमें रजिस्टर नहीं किया था उन्होंने, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दिया है। तो वो अपनी बेटी के नाम से एक मकान करना चाहते हैं, और वो लोग रजिस्टर करने जा रहे थे और फिर वो एक्सीडेंट से मिल गए, दे मेट विद एन एक्सीडेंट ऐसा लिखा है, और उसके बाद फिर रजिस्टर नहीं हुआ, और उसके बाद फिर भाई लोग बोलते हैं कि नहीं इसके नाम से नहीं हुई। तो क्या सही बोल रहे हैं? क्या आंसर इज यस, क्योंकि देखो वहां लिखा है गिफ्ट ऑफ हाउस, हाउस है तो वो गिफ्ट में नहीं आ रहा है, वो आपको जनरल गिफ्ट वाले पॉइंट पे नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अगर वो मकान का गिफ्ट है तो इट इज कंपलसरी, क्योंकि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इट शुड कंपलसरली बी रजिस्टर्ड। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर वो मूवेबल होती तो शायद वहां पे हम बोल सकते कि थे कि नॉर्मल गिफ्ट्स आर वैलिड इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, बट वहां पे रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो वो ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है एक। तो ये कहीं तो भी दिया है आरटीपी या एमटीपी में, तो मैं तो बोले ये पूरे ही इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन आना ही चाहिए इसमें से। तो वो ये भी हो सकता है, टाइम बर्थ डेट हो सकता है, कंप्लीटेड गिफ्ट वगैरह पे टाइम कम, चांस कम होते हैं, और ये वाले पार्ट पे क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये वाले पार्ट ऑलरेडी हम बेलमेंट अलग से पढ़ चुके होते हैं, रेमिशन पढ़ चुके होते हैं, गारंटी पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए ऊपर के 3 पॉइंट ज़्यादा काम के होते हैं। तो बाकी ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो ये ऊपर के 3 पॉइंट पे चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पता है आपको? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पे क्वेश्चन नहीं आते, इसके एक्सेप्शंस पे आते हैं। उसमें भी बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम, कई बार इन लोग क्लियर नहीं लिखते हैं कि प्रॉपर्टी रखी गई कि नहीं रखी गई, तो वहां पे हम अज्यूम करेंगे प्रॉपर्टी रखी गई थी, और उसके बाद फिर जो हुसैनी बेगम है उसने क्लेम किया, तो खर्चा है पानदान वो वाला। ठीक है, फैमिली सेटलमेंट पूछ सकते हैं कभी, असाइनी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सेंटर ये नहीं आएगा। एक्नॉलेजमेंट, इसमें एक पॉइंट और है यहाँ नहीं लिखा है, वो जरूर ध्यान रखना, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। कोवेनेंट्स अटैच टू लैंड, वो छोटे लाल वाला केस दिया है, बुक में दिया है, पूरा बुक में है, यहाँ पे छूट गया वो। छोटे लाल, सोहन लाल, मोहन लाल, सोहन लाल प्रॉपर्टी बेचता है मोहन लाल को, बोलता है कि 1 एकड़ जगह जो है मेरे बेटे के लिए रखना पड़ेगा। सो वो कोवेनेंट कंडीशन अटैच विद द लैंड है, वो जो भी खरीदेगा उस जमीन को उसको वो कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, या फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, अभी आपके इसमें नहीं होगा, कोई मेरे नए बुक में अभी क्या है जिसमें वैसे सेम क्वेश्चन है, एक पूरी जगह है, 2 जगह है आजू बाजू में, एक एग्रीकल्चरल लैंड है और एक इंडस्ट्रियल लैंड है, एक नॉर्मल लैंड है नॉन एग्रीकल्चरल। तो ये दोनों एक ही जन की है, मिस्टर ए की, मिस्टर ए ये बी को बेच रहे हैं, और उनने बेचते वक्त कंडीशन लगाया कि ये जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है इसका तुम कोई भी यूज करो लेकिन इंडस्ट्रियल यूज नहीं करोगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज करोगे तो मेरी एग्रीकल्चरल लैंड खराब होगी।
तो उन्होंने ये कंडीशन लगाया कि जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा वो इंडस्ट्रियल यूज नहीं कर सकता, बाकी कोई भी यूज करे, कमर्शियल यूज करे चलेगा, बट इंडस्ट्री नहीं बना सकते, फैक्ट्री नहीं बना सकते। अब बी ने इसको बेच दिया सी को, और सी अगर फैक्ट्री बनाना चाहता है तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज अ कोवेनेंट अटैच विद द लैंड, इट विल बी एनफोर्स्ड बाय ए क्लेम कर सकता है इवन फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ द सेलर, सो सक्सेसर्स भी उससे बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कोवेनेंट्स अटैच विद द लैंड में। सो इफ द कंडीशन इज अटैच विद द लैंड, एनीवन हु इज परचेसिंग द लैंड शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर कंडीशन। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में माइनर का पॉइंट है, इसमें भी मोहरी बीबी धर्मोदास गोसे काम का है। ये इतने सारे रूल्स अब हटा दिए हैं रेस्टिट्यूशन के, तो आप इतने डीप में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। रेटिफिकेशन वाला पॉइंट काम का है, स्टॉपल काम का है, नेसेसरीज काम का है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर पार्टनर यहाँ नहीं आता, पार्टनरशिप में अलग से पूछेंगे, माइनर एजेंट यहाँ नहीं आता, एजेंसी में अलग से पूछेंगे, इंसॉल्वेंसी, शेयर होल्डर पूछ सकते हैं कभी, और पेरेंट्स गार्डियन लायबल नहीं होते ये पूछ सकते हैं। माइनर इज लायबल फॉर द टॉर्ट, वो भी नहीं पूछा जाता, टॉर्ट वगैरह के लिए लायबल होता है। फिर अनसाउंड माइंड में भी अगेन वो लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज वाले में आ सकता है, और ये आ सकता है कि कोई जो हमेशा साउंड माइंड होता है कभी कभी अनसाउंड होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या। डिस्क्वालिफाइड पर्सन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंसेंट, ये सब एक ही चैप्टर में जोड़ दिया है इन्होंने अभी। सो ये अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया है इन्होंने, ये जो चैप्टर है। कंसेंट में आपको इस बार ये दिया है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। वैसे ऐसा पूछना नहीं चाहिए, रटने वाला क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी जब दिया है तो ये जरूर पढ़ के जाना। सो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्योंकि दिया हुआ है, और इसका डिफरेंस, बट मेरे हिसाब से पूरा ना पूछते हुए सिर्फ डिफरेंस पूछेंगे ये लोग। सो इस बार क्वेश्चन आ सकता है, इसका डिफरेंस आ सकता है, पूरा नहीं पूछेंगे, फ्रॉड डिफाइन करो, मिसरिप्रेजेंटेशन, बट डिफरेंस बिटवीन आने के चांस है। ठीक है, कोर्शन, अंडी इन्फ्लुएंस पढ़ के जाना। मिस्टेक में बहुत सारा पार्ट हट गया है आपको, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में ये भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, आप इतना भी लिख के आते हो तो पॉइंट्स। फिर ये भी आ सकता है फ्रॉड में, कैन साइलेंस भी फ्रॉडुलेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पिछले बार आके गया है। मिस्टेक में इंडियन लॉ की मिस्टेक आती है, फॉरेन लॉ नहीं पूछेंगे। बायोलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट आती है, यूनिलैटरल मिस्टेक में ये पूछेंगे सिर्फ, नॉट वॉइडेबल, ये दो पॉइंट्स हट गए हैं। अगर वो यूनिलैटरल मिस्टेक इतनी अहम है तो ये कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जो नई बैचेस वाले हैं उनको तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, बट जो पुरानी बैचेस वाले हैं उन लोगों ने ये पढ़ा होगा, जिसमें हमने देखे थे कुंडी वर्सेस लिंडसे एंड कंपनी का केस है, वो पूरा हट गया है, तो वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। सो उतना बड़ा टॉपिक हट गया तो बहुत रिलीफ हो जाएगा आपको। सो आपको सिंपली यूनिलैटरल मिस्टेक है, उसमें ये नहीं दिया है फिर अगर फ्रॉड के द्वारा हुई तो क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कंसेंट ही नहीं बनी तो क्या होगा, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, वो सब नहीं पूछा गया है। ठीक है, वो सब हट गया। बायोलैटरल मिस्टेक में कुछ पार्ट जोड़े हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर आप अलग से नहीं पढ़े तो आपकी जो एग्जिस्टिंग बुक है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट जोड़े हैं, जैसे हमने मिस्टेक एज टू टाइटल पढ़ा, ओनरशिप टाइटल पढ़ा, फिर मिस्टेक एज टू क्या था उसमें, सब्जेक्ट मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऐसा पढ़ा। सो उसमें और दो चार पॉइंट जोड़े हैं, बट वो नहीं भी पढ़ोगे तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बायोलैटरल मिस्टेक का मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सो बायोलैटरल मिस्टेक में तीन चीजें होनी चाहिए। पहली, बोथ द पार्टीज मस्ट बी अंडर मिस्टेक, मिस्टेक इज रिलेटेड टू अ फैक्ट एंड फैक्ट मस्ट बी सो एसेंशियल दैट इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट ऑफ द एग्रीमेंट, देन द एग्रीमेंट इज वॉइड। सो यहाँ एग्रीमेंट वॉइड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जितने भी केसेस है आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, टाइटल का अलग याद रख रहे हैं, एग्जिस्टेंस अलग, वो जरूरत नहीं है। अनलॉफुल एग्रीमेंट पढ़ना है एक बार। फिर इसमें भी कुछ पॉइंट्स हट गए हैं, ट्रेडिंग विद एनिमी है, शैम्फर्टी मेंटेनेंस, ये है, ये है, ये है, नहीं ये नहीं है, ये हटा दिया इन्होंने, ये भी हटा दिया, ये है, ये है, ये भी हटा दिया है, ये है, ये है, मोनोपली वाला भी हटा दिया, पर्सनल लिबर्टी हटा दिया, मैरिशल ड्यूटीज हटा दिया, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है और लीगल प्रोसीडिंग्स है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने हटा दी है अभी। ठीक है, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ही, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पढ़ना है आपको।
अनसर्टन एग्रीमेंट, वेजरिंग, वेजरिंग में भी कुछ पॉइंट को अलग अलग किया है, बाकी है वही। उन्होंने शेयर ट्रांजेक्शन अलग से दिया है, 2 बार दे दिया। एक बार दिया है ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजरिंग, फिर एक बार दिया है सिमिलर टू वेजरिंग बट नॉट वॉइड, तो दोनों बार रिपीट किया है उन्होंने। सो वो भी पुरानी बुक से भी पढ़ोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। लॉटरी एग्रीमेंट्स पता है आपको, सो अगर सरकार चलाएगी तो वैलिड है। फिर परफॉर्मेंस अगली क्लास में देखते हैं, थोड़ा गैप ले लेते हैं। तो परफॉर्मेंस अभी पढ़ेंगे नहीं अपन, मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा और फिर सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के ऊपर चर्चा करेंगे। चलो तो एक गैप लेते हैं, अल्प विराम, और फिर मिलते हैं हम। 15 मिनट है कि क्या है ये? आधा घंटा चाहिए क्या आपको? अच्छा, खाना खाने जाओगे, ठीक है। तो कर लो फिर, लंच करना है तो। क्या लंच करते हैं? अभी तो बस पढ़ाई, खाना चाहिए, पढ़ाई पीना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन मिलते हैं फिर। 1:45, 1:47, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो 2 मिनट लेट चालू कर लेंगे, और क्या। चलो।